कहानी एक छोटे से गांव में शुरू होती है। एक लड़का जिसने केप पहन रखी है और हाथ में एक लकड़ी की छड़ी पकड़ी हुई है, पूरी गंभीरता के साथ घोषणा करता है कि वो एक विजर्ड है। एक लड़की उत्साह से इस खेल में शामिल हो जाती है और उसे चुनौती देते हुए कहती है कि वो एक मॉन्स्टर है जो विजर्ड्स को खा जाती है। बिना एक पल गवाए लड़का अपना स्पेल कास्ट करने की तैयारी करने लगता है। वो गहरी सांस लेता है, अपनी सारी काल्पनिक एनर्जी उस लकड़ी की छड़ी में कॉन्सेंट्रेट करता है और फिर अपने रोल में पूरी तरह डूबकर सचमुच छड़ी घुमा देता है और लड़की के सिर पर मार देता है। गुस्से से भरी लड़की तुरंत विरोध करती है और कहती है कि उसने उसे सच में मार दिया है, लेकिन बच्चों वाली बिल्कुल परफेक्ट लॉजिक के साथ लड़का जवाब देता है कि मॉन्स्टर्स को तो विजर्ड से हारना ही चाहिए। दोनों के बीच ये बचकानी बहस चलती रहती है जब तक कि लड़की मांग नहीं करती कि वो भी विजर्ड बनेगी, लेकिन लड़का जिद पकड़ लेता है और साफ मना कर देता है। थोड़ी दूरी पर खड़ा एक बूढ़ा आदमी ये सब देखकर मुस्कुरा रहा होता है। बच्चे उसे ग्रैंडपा रैबिट्स कहकर बुलाते हैं। वो दो दूसरे गांव वालों के साथ बच्चों के पास आता है और हंसते हुए कहता है कि सुबह सुबह ही इन छोटे बच्चों में कितनी एनर्जी भरी हुई है। उत्साह से भरा युवा टॉरन रैबिट से पूछता है कि विजर्ड बनने के लिए क्या करना पड़ता है, लेकिन उसकी दोस्त बीच में ही टोक देती है और जोर देकर कहती है कि सिर्फ इच्छा करने भर से कोई विजर्ड नहीं बन सकता। तब रैबिट समझाता है कि विजर्ड्स मानव जाति की सबसे ऊंची श्रेणी होते हैं। वे ऐसे नोबल्स और नाइट्स होते हैं जो दूसरों पर शासन करते हैं और अपनी शक्तियां अपने प्राचीन पूर्वजों से विरासत में पाते हैं। फिर वो बिल्कुल साफ और कठोर अंदाज में बच्चों से कहता है कि इसी वजह से उन दोनों में से कोई भी कभी विजर्ड नहीं बन पाएगा। पास खड़ा एक गांव वाला डांटता है और कहता है कि वो बच्चों के साथ बहुत कठोर व्यवहार कर रहा है। तभी रैबिट्स का चेहरा गंभीर हो जाता है क्योंकि वो एक परेशान करने वाली अफवाह की पुष्टि करता है। एक मॉन्स्टर दिखाई दिया है। ये सुनते ही माहौल अचानक तनावपूर्ण हो जाता है। गंभीर आवाज में वो बताता है कि पिछली रात रॉबिन नाम के एक आदमी का उस मॉन्स्टर से सामना हुआ था। वो एक अंधकारमय दैत्य था जिसका आकार एक पूरे घर जितना बड़ा था, जिसका रूप एक तेंदुए जैसा था और जो घने सायों या शैडोज से घिरा हुआ था। ये सुनकर एक महिला जल्दी से सबको शांत करने की कोशिश करती है। डरी हुई लड़की को शांत करने के लिए वो महिला उसे भरोसा दिलाती है कि डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि गांव का मुखिया शहर गया हुआ है ताकि किसी विजर्ड से मदद मांग सके। उसे पूरा विश्वास है कि कोई विजर्ड आएगा, उस मॉन्स्टर को हरा देगा। और ये बात सुनकर लोगों का कुछ तनाव भी कम हो जाता है। माँ अपनी बेटी को सख्ती से चेतावनी देती है कि फिलहाल जंगल से दूर ही रहे। रैबिट्स अपनी लाठी पर झुकते हुए सबको याद दिलाता है कि सभी को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। वो कहता है कि किसी विजर्ड के बिना किसी मॉन्स्टर को मारना लगभग नामुमकिन है। जब उससे पूछा जाता है कि क्या गांव के सभी लोगों को इस बारे में पता है, तो वो पुष्टि करता है कि हाँ, सब जानते हैं। फिर किसी को एक और आदमी की याद आती है, वो चरवाहा जो गांव से दूर दिखाई देने वाली पहाड़ी पर रहता है। दृश्य बदलकर उस पहाड़ी पर पहुंच जाता है। वहां हरे भरे मैदानों में भेड़ें शांति से चर रही हैं और उन सबके बीच एक युवा आदमी अपनी भेड़ों की झुंड के साथ घास पर लेटा हुआ आराम से झपकी ले रहा है। वो है टरॉक, जो अब बड़ा हो चुका है। वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। उसके मुंह में घास का एक तिनका दबा हुआ है। उसके चेहरे पर पूरी तरह से बेपरवाही का भाव है। वो आलस से अंगड़ाई लेता है। उसके चारों ओर भेड़ों की हल्की हल्की मिमियाने की आवाज गूंज रही होती है। फिर वो जोर से अपनी बोरियत की शिकायत करता है। टूरॉक के लिए जिंदगी एक अंतहीन रूटीन बन चुकी है। वही नजारा, वही भेड़ें जो बिना किसी चिंता के घास चरती रहती हैं, वही दिन जो बार बार खुद को दोहराता रहता है उसकी उस छोटी और दुनिया से कटी हुई फार्म पर। उसकी जिंदगी में कभी कुछ नहीं बदलता, यहां तक कि वो सोचता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो शायद लोगों की कमी के कारण वो बोलना भी भूल जाएगा। अचानक एक आवाज उसके विचारों को तोड़ देती है। कोई उसे निकम्मा लड़का कहकर पुकारता है। वो रैबिट्स है जो पहाड़ी पर चढ़कर उसे डांटने आया है क्योंकि वो सूर्यास्त से पहले भी यूं ही आलस कर रहा है। टूरोक उसकी तरफ देखे बिना ही कहता है कि थोड़ा हट जाओ, तुम सूरज की रोशनी रोक रहे हो। ये सुनकर रैबिट्स नाराज हो जाता है। वो बड़बड़ाता है कि इस लड़के में जरा भी तमीज नहीं है। फिर वो पूछता है कि क्या वो अभी भी उस पुराने मामले को लेकर उससे नाराज है। टूरोक उसकी बात ऐसे दोहराता है जैसे उसे कुछ याद ही ना हो। झुंझलाकर रैबिट्स उसे उस समय की याद दिलाता है जब उसकी मां की मौत के बाद उसने भेड़ों को गांव की साझा संपत्ति घोषित करने की कोशिश की थी। ये सुनकर टूरॉक उठकर खड़ा हो जाता है और साफ शब्दों में कहता है कि वो इतना उदार नहीं है कि अपनी मां की छोड़ी हुई विरासत किसी के साथ बांटे। वो कहता है कि उनके बीच कोई खास रिश्ता नहीं है, इसलिए अगर रैबिट्स को कुछ कहना है तो जल्दी कहे और फिर यहां से चला जाए। रैबिट्स गुस्से में आकर उसे बदतमीज लड़का कहता है, लेकिन टूरॉक की ठंडी और चुनौती भरी नजर उसे बीच में ही रोक देती है। उस नजर से थोड़ा घबराकर रैबिट्स तुरंत बात बदल देता है और उसे मॉन्स्टर के बारे में बताने लगता है। ये सुनकर टूरॉक थोड़ा हैरान होता है।
वो अपनी एक भेड़ को प्यार से सहलाते हुए सुनता है, जबकि रैबिट समझाता है कि वो मॉन्स्टर एक तेंदुए जैसा है जिसका आकार पूरे घर जितना बड़ा है और वो अभी अभी पूरे गांव में घूमकर लोगों को इसके बारे में चेतावनी देकर आया है। टुरॉक शांत स्वर में कहता है कि मामला सचमुच गंभीर लग रहा है। रैबिट्स उसके चेहरे पर डर का कोई निशान न देखकर असहज हो जाता है। वो पूछता है कि क्या उसे बिल्कुल भी चिंता नहीं हो रही, जबकि सबसे पहला निशाना शायद वही बन सकता है क्योंकि वो गांव से सबसे दूर रहता है। वो उसे सावधान रहने की सलाह देता है और फिर दोबारा याद दिलाता है कि गांव का मुखिया एक विजर्ड को बुलाने गया है। लेकिन टुरॉक बस बैठा रहता है, उसकी पीठ रैबिट्स की तरफ होती है। रैबिट्स दावा करता है कि वो उसकी चिंता के कारण यहां आया है, लेकिन टुरॉक सूखे और व्यंग्य भरे अंदाज में उसकी बात पकड़ लेता है। वो पूछता है कि वो सीधे सीधे ये क्यों नहीं मान लेता कि उसे उसकी नहीं बल्कि उसकी भेड़ों की चिंता है। ये सुनकर रैबिट्स एकदम चुप हो जाता है। टुरॉक के चेहरे पर हल्की मजाकिया मुस्कान आ जाती है। वो बूढ़े आदमी से कहता है कि अगर उसकी बात खत्म हो गई हो तो यहां से चला जाए। फिर जाते जाते वो एक और ताना मारता है। वो कहता है कि उसकी सांस इतनी बदबूदार है कि उससे उसकी नाक तक सड़ने लगेगी। गुस्से से भरा रैबिट्स बड़बड़ाते हुए और उसे पोंछते हुए वहां से चला जाता है। टुरॉक संतुष्ट मुस्कान के साथ उसे जाते हुए देखता है और फिर वापस अपनी भेड़ों के पास लौट जाता है। लेकिन मॉन्स्टर शब्द उसके दिमाग में अटका रह जाता है। ऐसे जीव जिनके पास रहस्यमयी शक्तियां और जादुई ताकतें होती हैं, जैसे इंसानों के बीच विजर्ड्स होते हैं, वैसे ही जानवरों की दुनिया में मॉन्स्टर्स होते हैं। उसी समय उसकी एक भेड़ जिज्ञासा से उसे हल्का सा धक्का मारती है। टुरॉक सोचने लगता है कि सिर्फ एक मॉन्स्टर के लिए किसी विजर्ड का इतनी दूर इतने छोटे और सुनसान गांव में आना थोड़ा अजीब लगता है। फिर भी इसका एक फायदा तो है, शायद अब उसे पहली बार अपनी आंखों से किसी असली विजर्ड को देखने का मौका मिल जाए। जब टुरॉक अपनी भेड़ों के झुंड के साथ चल रहा होता है तो वो सोचता है कि इतने छोटे और दूर दराज गांव में भेजा जाने वाला विजर्ड शायद कोई खास ताकतवर या प्रभावशाली व्यक्ति नहीं होगा। फिर भी ये विचार उसके अंदर जिज्ञासा जगा देता है। उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। वो मन ही मन सोचता है कि आखिर विजर्ड सच में कितने शक्तिशाली होते हैं। तभी अचानक उसकी तेज सूंघने की क्षमता किसी चीज को महसूस करती है। उसके चेहरे का भाव तुरंत बदल जाता है। हवा में एक जानी पहचानी धातु जैसी गंध तैर रही थी। उसे कोई शक नहीं होता, वो खून की गंध थी और वो पास के जंगल की तरफ से आ रही थी। सूरज डूबने लगा था और उसकी नारंगी रोशनी पेड़ों पर पड़कर पूरे जंगल को एक अशुभ और डरावना रूप दे रही थी। सच्चाई जानने के इरादे से टुरॉक जंगल के अंदर कदम रखता है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है, खून की गंध और भी तेज होती जाती है। अचानक वो रुक जाता है। उसे उस गंध का स्रोत मिल चुका था। उसकी नजर सामने मौजूद दृश्य पर टिक जाती है। इतना भयानक दृश्य देखने के बावजूद उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं आता। जमीन पर रैबिट्स की बुरी तरह क्षत विक्षत लाश पड़ी थी। उसके चारों तरफ खून का बड़ा तालाब फैला हुआ था। डरावनी शांति के साथ टुरॉक बुदबुदाता है कि दूसरों को सावधान रहने की सलाह देने वाला बूढ़ा आदमी खुद सबसे पहले मारा गया। खून की गंध उसी के शरीर से आ रही थी। वो घुटनों के बल बैठकर घावों की जांच करता है। एक नजर में ही उसे समझ आ जाता है कि यह किसी सामान्य जंगली जानवर का काम नहीं हो सकता। हमले की क्रूरता केवल एक ही निष्कर्ष की ओर इशारा कर रही थी, ये काम उसी मॉन्स्टर का था। तभी पीछे से अचानक कोई आवाज आती है। उसका पूरा ध्यान तुरंत उधर चला जाता है। अगले ही पल एक विशाल पंजा भयंकर ताकत के साथ जमीन पर आ गिरता है। उस पंजे के बीचों बीच एक चमकता हुआ ऑर्ब जगमगा रहा था। सामने की परछाइयों में से एक विशालकाय जीव बाहर निकलता है। वो चट्टानों और काली रहस्यमय ऊर्जा से बना हुआ प्रतीत होता था। वो डरावनी गुर्राहट निकालता है, लेकिन ट्यूरॉक धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ता है। उसके चेहरे पर डर का एक भी निशान नहीं था। उस भयानक और दबाव पैदा करने वाले मॉन्स्टर के सामने खड़े होकर भी वो पूरी तरह शांत रहता है। वो बिना हिले डुले उस जीव का ध्यान से निरीक्षण करने लगता है। उसकी यह असामान्य शांति किसी को भी बेचैन कर सकती थी। तभी उसके मन में बचपन की एक याद उभरती है। एक बार छोटे ट्यूरॉक ने अपने पिता से पूछा था कि मॉन्स्टर्स आखिर कितने ताकतवर होते हैं और क्या सामान्य बड़े लोग उनसे लड़कर जीत सकते हैं। उसके पिता ने जवाब दिया था कि मॉन्स्टर्स बेहद शक्तिशाली होते हैं। अगर उनके जैसे कोई साधारण इंसान किसी मॉन्स्टर का सामना करे तो वो उसके सामने टिक भी नहीं पाएगा। ये सुनकर छोटे ट्यूरॉक को धीरे धीरे एहसास हुआ था कि उसके पिता भी किसी मॉन्स्टर को नहीं हरा सकते। घबराकर उसने पूछा था कि फिर उनके गांव का क्या होगा। उसके पिता उस समय उसे नाश्ता परोस रहे थे। उन्होंने उसे दिलासा देते हुए कहा था कि गांव का मुखिया एक विजार्ड को लेकर आएगा और वही विजार्ड उस मॉन्स्टर को काबू में कर लेगा। चमकती आंखों के साथ छोटे ट्यूरॉक ने पूछा था कि क्या विजार्ड हार नहीं जाएगा? क्या वो सच में मॉन्स्टर को सजा देगा? उसके पिता आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ बोले थे, बिल्कुल। विजर्ड्स अद्भुत अस्तित्व होते हैं जो जादू के साथ पैदा होते हैं। वे सिर्फ एक शब्द बोलकर भी किसी मॉन्स्टर को मार सकते हैं।
यादें धीरे धीरे धुंधली पड़ जाती हैं और टूरॉक का ध्यान फिर वर्तमान में लौट आता है। सामने मॉन्स्टर भयानक गर्जना कर रहा था। टूरॉक को अपने पिता के वे शब्द याद आते हैं जो उन्होंने विजर्ड्स की शक्ति के बारे में कहे थे। उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान उभर आती है। लगता है वो अभी उस बात को खुद परखने वाला है। बल्ब जैसी ठंडी अथॉरिटी के साथ वो केवल एक शब्द बोलता है, मर जाओ। एक पल के लिए मॉन्स्टर ठिठक जाता है, मानो वो समझ ही नहीं पाया कि अभी क्या हुआ, लेकिन अगले ही क्षण साफ हो जाता है कि कुछ भी नहीं हुआ। उस आदेश का उस पर कोई असर नहीं पड़ा। मॉन्स्टर पूरी तरह सही सलामत खड़ा था, बल्कि उसकी गुर्राहट और गहरी हो गई। उसकी ऑरा और भी तीव्र होकर पूरे वातावरण में फैलने लगी, जिससे हवा में दम घोट देने वाला दबाव भर गया। टूरॉक का मृत्यु आदेश पूरी तरह असफल हो चुका था। वो हल्की सी सांस छोड़ता है और अपने कपड़े ठीक करने लगता है, मानो उसके सामने कोई जानलेवा मॉन्स्टर खड़ा ही ना हो। वो शांत स्वर में कहता है, काम नहीं किया। उसकी ये शांति बेहद असहज करने वाली थी। मॉन्स्टर गुस्से से पागल हो उठता है। वो टूरॉक को टुकड़े टुकड़े करने के इरादे से उस पर झपट पड़ता है, लेकिन उसी अविश्वसनीय शांति के साथ टूरॉक एक और शब्द बोलता है, रुक जाओ। मॉन्स्टर उसकी ओर दौड़ता ही रहता है, मानो उसने कुछ सुना ही न हो। उस आदेश को वो पूरी तरह नजरअंदाज कर देता है। टूरॉक के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान उभर आती है। उसे पहले से पता था कि केवल मर जाओ कहने से शायद काम नहीं बनेगा, लेकिन रुक जाओ भी बेअसर रहेगा, यह शायद उसने नहीं सोचा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो मौत के मुंह में खड़े होकर भी अपनी शक्तियों की सीमा शांतिपूर्वक जांच रहा हो। उधर मॉन्स्टर अपने विशाल पंजे ऊपर उठा लेता है। उसका पूरा शरीर विनाशकारी ऊर्जा से चमकने लगता है। वो टूरॉक को कुचल देने की तैयारी कर रहा था। मॉन्स्टर जोरदार गर्जना करता है। वो अंतिम और घातक वार करने के लिए तैयार था। अब खेल खेल में प्रयोग करने का समय खत्म हो चुका था। आखिरी क्षण में टूरॉक आश्चर्यजनक फुर्ती के साथ पीछे की ओर छलांग लगा देता है। मॉन्स्टर का हमला उसके बेहद करीब से गुजरता है और वो बाल बाल बच जाता है। अब उसके चेहरे पर पहली बार गंभीरता दिखाई देती है। वो धीमी आवाज में खुद से बुदबुदाता है, अगर ऐसा है तो स्ट्रैटेजी बदलने का समय आ गया है। फिर वो अपनी जेब में हाथ डालता है और कुछ ऐसा निकालता है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। एक साधारण सा पत्थर। ठंडी दृढ़ता के साथ वो कहता है, एक शेपर्ड को वही करना चाहिए जो शेपर्ड करता है। इसके बाद वो अपने कपड़ों में से एक स्लिंग यानी गुलेल निकालता है और उस पत्थर को उसमें रख देता है। उधर मॉन्स्टर उसे जरा भी आराम करने का मौका दिए बिना दोबारा हमला करने के लिए दौड़ पड़ता है, लेकिन इस बार टूरॉक पूरी तरह तैयार था। वो स्लिंग को मजबूती से पकड़ता है और अपना पहला असली आदेश देता है, कठोर हो जाओ। क्रैक! एक तीखी आवाज गूंजती है। पत्थर तुरंत सिकुड़कर अत्यधिक घना यानी डेंस हो जाता है। उसका आकार लगभग वही रहता है, लेकिन उसका भार और संरचना पूरी तरह बदल जाती है। टूरॉक की पकड़ और मजबूत हो जाती है। अब वो पत्थर किसी अजीब और डरावनी शक्ति से कंपन करने लगा था। उसी समय उसकी आंखें सुनहरी रोशनी से चमक उठती हैं। वो दूसरा आदेश देता है, तेज हो जाओ। वो स्लिंग को घुमाना शुरू करता है। धीरे धीरे उसकी गति इतनी बढ़ जाती है कि उसके आसपास की हवा तक विकृत होती दिखाई देने लगती है। उसकी पूरी ताकत उस एक हमले में इकट्ठा होने लगती है। फिर वो अपने पैर पर घूमता है और अपने शरीर की सारी ऊर्जा उस थ्रो में डाल देता है। उसकी आंखों में खतरनाक चमक उभरती है और जैसे ही वो पत्थर छोड़ता है, तीसरा आदेश देता है, भेद दो। अगले ही पल वो पत्थर प्रकाश की किरण की तरह आगे निकल जाता है। उसके पीछे शुद्ध ऊर्जा की चमकदार लकीर छूट जाती है। पत्थर मॉन्स्टर से टकराता है। टक्कर इतनी भयानक थी कि नीली ऊर्जा का विस्फोट हो जाता है। उस विस्फोट ने मॉन्स्टर के पथरीले कवच को चीर कर रख दिया। पत्थर बिना रुके उसके शरीर के आर पार निकल जाता है। उसके साथ मॉन्स्टर की शरीर का एक विशाल हिस्सा भी उखड़ जाता है। पत्थरों के टुकड़े और काला रहस्यमय द्रव चारों ओर बिखर जाता है। हमला पूरी तरह सफल रहा था। ऊर्जा की वो किरण आगे बढ़ती रहती है और मॉन्स्टर की छाती के बीचों बीच एक बिल्कुल गोल साफ छेद छोड़ जाती है। फिर दूर जाकर उसकी ऊर्जा समाप्त हो जाती है। एक छोटे से विस्फोट के साथ मॉन्स्टर वहीं जड़ होकर खड़ा रह जाता है। वो टूरॉक को घूर रहा था। उसकी आंखों में जैसे दर्द और अविश्वास दोनों दिखाई दे रहे थे, मानो उसे समझ ही नहीं आ रहा हो कि अभी उसके साथ क्या हुआ है। टूरॉक आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ उसे देखता है, फिर शांत स्वर में कहता है, मैं तो अभी बस शुरू हुआ हूं। उसकी योजना अभी खत्म नहीं हुई थी। वो झुककर एक और पत्थर उठाता है। इस बार वो पहला पत्थर से भी बड़ा था। वो उसे अपनी स्लिंग में सावधानी से रखता है और अगले हमले की तैयारी करने लगता है। मॉन्स्टर अब इतनी बुरी तरह घायल हो चुका था कि उसके लिए खड़ा रहना भी मुश्किल हो रहा था। उसी समय टूरॉक दूसरा पत्थर छोड़ देता है। वो प्रोजेक्टाइल सीधा मॉन्स्टर की खोपड़ी पर जाके लगता है। टक्कर इतनी भयानक होती है कि उसका सिर वहीं फटकर टुकड़ों में बिखर जाता है। खत्म हो गया। टूरॉक शांत भाव से देखता है
कि सिर विहीन शरीर भारी आवाज के साथ जमीन पर गिर पड़ता है। लेकिन उसके चेहरे पर जीत की कोई खुशी नहीं थी, न गर्व न उत्साह, सिर्फ ठंडा और विश्लेषणात्मक सोच विचार। वो मन ही मन नोट करता है कि ये पहली बार है जब उसने अपनी शक्ति किसी मॉन्स्टर के खिलाफ इस्तेमाल की है। खून और काले रहस्यमय द्रव से सने उस शव को देखते हुए वो सोचने लगता है कि अब इसके साथ क्या किया जाए। शायद इसे किसी गहरी खाई में फेंक देना चाहिए। झुंझलाकर वो एक लंबी सांस छोड़ता है और अपने चेहरे पर लगा खून पोंछ देता है। जश्न मनाने की बजाय वो शिकायत करता है कि ये कमबख्त गांव वाले हमेशा उसके लिए जरूरत से ज्यादा काम पैदा कर देते हैं। यहीं पर टिरोक का असली रहस्य सामने आता है। चांदी जैसे बालों वाला यह सुंदर और शांत दिखने वाला युवा आदमी एक मेज था। दृश्य अचानक 8 साल पीछे चला जाता है। ट्यूरॉक को वो दिन आज भी बिल्कुल साफ याद है जब उसे पहली बार एहसास हुआ था कि वह बाकी लोगों से अलग है। उस समय वह केवल 10 साल का था। छोटा ट्यूरॉक अपने घर के अंदर था। वह खुशी खुशी नीली ऊर्जा की मदद से अलग अलग चीजों को हवा में तैराने का खेल खेल रहा था। उत्साहित होकर वह अपनी मां को दिखाना चाहता था कि कैसे लकड़ियां हवा में उड़ रही हैं। उसे उम्मीद थी कि मां उसकी तारीफ करेंगी, लेकिन दरवाजे पर खड़ी महिला की प्रतिक्रिया उसकी उम्मीद से बिल्कुल अलग थी। उसकी मां ये दृश्य देखकर जड़ हो गई थी। उनके चेहरे पर उत्साह नहीं बल्कि डर था। लेकिन ट्यूरॉक को उनकी घबराहट का कोई अंदाजा नहीं था। वह खुशी से उनकी तरफ दौड़ता हुआ गया और गर्व से बताने लगा कि वह सिर्फ चीजें उड़ाना ही नहीं बल्कि आग और हवा भी बना सकता है। आज भी ट्यूरॉक उस पल को बिल्कुल साफ याद कर सकता है। अचानक उसकी मां जोर से चिल्लाई, बस करो। उनके चेहरे पर साफ घबराहट और डर दिखाई दे रहा था। ये पहली और आखिरी बार था जब उन्होंने उस पर इस तरह आवाज ऊंची की थी। छोटा ट्यूरॉक पूरी तरह उलझ गया। उसे समझ ही नहीं आया कि उसने क्या गलत कर दिया। वह बस हकलाते हुए कुछ बोलने की कोशिश कर पाया। तभी उसकी मां ने हवा में तैर रही एक वस्तु को पकड़ लिया और उसका नाम पुकारा। इस बार उनकी आवाज पहले से शांत थी, लेकिन बहुत गंभीर भी। उन्होंने उसे बैठने के लिए कहा। फिर कुछ क्षण चुप रहने के बाद उससे एक सवाल पूछा, क्या तुम मेरे साथ बहुत लंबे समय तक जीना चाहते हो? 10 साल का ट्यूरॉक ये सवाल सुनकर और भी उलझ गया। उसे बिल्कुल समझ नहीं आया कि उसकी नई शक्ति और इस अजीब सवाल का आपस में क्या संबंध था। बिना एक पल की देरी किए छोटे ट्यूरॉक ने सिर हिलाकर हाँ कह दिया। तब उसकी मां ने उससे एक वादा करवाया। उन्होंने कहा कि आज के बाद वह कभी भी इस शक्ति का इस्तेमाल नहीं करेगा, खासकर कभी भी दूसरे लोगों के सामने नहीं। उनके चेहरे पर गहरा दर्द और चिंता साफ दिखाई दे रही थी। कुछ समझ ना पाने वाला ट्यूरॉक पूछ बैठा, क्यों? तब उसकी मां ने उसे एक पुरानी कहानी की याद दिलाई, वही कहानी जिसमें एक नोबल और एक नाइट का जिक्र था। ट्यूरॉक को वो कहानी अच्छी तरह याद थी। तब उसकी मां ने उसे विस्तार से समझाना शुरू किया। उन्होंने बताया कि हालांकि इस शक्ति का उपयोग करने वाले सभी लोगों को मेज कहा जाता है, लेकिन नोबल्स और नाइट्स एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं। फिर उन्होंने उनकी उत्पत्ति ओरिजिन के बारे में बताया। नोबल्स उन दिव्य प्राणियों के वंशज होते हैं जो बहुत समय पहले मानवता को बचाने के लिए धरती पर उतरे थे। वहीं नाइट्स वे लोग होते हैं जिनकी नसों में दिव्य रक्त और साधारण इंसानों का रक्त मिल चुका होता है। उसकी मां ने पूछा कि क्या उसे ये बात याद है? ट्यूरॉक ने सिर हिलाकर हाँ कहा। तब उन्होंने आगे समझाया कि यही कारण है कि मेजेस के बीच भी नोबल्स और नाइट्स के बीच स्पष्ट अंतर होता है, और यही वजह है कि वो अपनी शक्ति को खुलकर इस्तेमाल नहीं कर सकता। फिर उन्होंने उसे कठोर और कड़वा सच बताया। उसकी शक्तियां उसे उसके पिता से विरासत में मिली थीं, और उसके पिता एक नाइट थे। इसके बाद उनकी आवाज और गंभीर हो गई। उन्होंने चेतावनी दी कि उनके छोटे से गांव के बाहर की दुनिया उतनी अच्छी नहीं है जितनी वो सोचता है। दुनिया में ऐसे निर्दयी नोबल्स मौजूद हैं जो नाइट्स को इंसानों की तरह नहीं बल्कि गुलामों की तरह देखते हैं। इसीलिए उसे हमेशा एक मूलभूत नियम याद रखना होगा, किसी को भी ये नहीं पता चलना चाहिए कि तुम एक मेज हो। उनकी आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने एक आखिरी बार उससे वादा करने को कहा और ट्यूरॉक ने वो वादा कर लिया। उस दिन को अब पूरे 8 साल बीत चुके थे। दृश्य फिर वर्तमान में लौट आता है। अब बड़ा हो चुका ट्यूरॉक अपनी खिड़की के पास खड़ा है। इन 8 वर्षों में उसने अपनी मां से किया हुआ वादा पूरी तरह निभाया है। वो पर्दा हटाता है और मन ही मन अपने फैसले को फिर से दोहराता है। ये वादा कभी नहीं टूटेगा। उसे ना तो खुद को मेज के रूप में दुनिया के सामने प्रकट करने की कोई इच्छा है और ना ही उस पहाड़ को छोड़ने का कोई इरादा जहां वो रहता है। उसकी नजरें दृढ़ थीं। वो अपनी शांत, एकांत और छिपी हुई जिंदगी को बनाए रखने के लिए पूरी तरह संकल्पित था। लेकिन तभी उस शांति का अंत हो जाता है। अचानक कोई उसके दरवाजे को जोर जोर से पीटना शुरू कर देता है। बाहर से कोई उसका नाम चिल्ला रहा था और गुस्से तथा जल्दबाजी में उसे तुरंत बाहर आने के लिए कह रहा था। अचानक हुए इस हंगामे से माहौल एकदम बदल जाता है। स्पष्ट झुंझलाहट के साथ ट्यूरॉक दरवाजा खोलता है। वो तैयार था ये देखने के लिए कि आखिर कौन इतना शोर मचा रहा है।
दरवाजे के बाहर गांव वालों का एक समूह खड़ा था। सबसे आगे एक बड़ा, मजबूत और खुरदरे चेहरे वाला आदमी खड़ा था। वो बिना किसी झिझक के ट्यूरॉक को घूर रहा था। उसकी नजरों में जरा भी डर या सम्मान नहीं था। ट्यूरॉक उसके चेहरे के सामने ही जम्हाई लेता है और फिर शांत स्वर में पूछता है, क्या चल रहा है? गांव वालों की बात सुनने के बाद वो पूरे मामले का सार अपने अंदाज में बताता है, लेकिन उसका तरीका लोगों को और भी ज्यादा गुस्सा दिला देता है। वो कहता है, तो तुम लोग कह रहे हो कि मैंने रैबिट्स को मार दिया? ये सुनते ही समूह का नेता उसका कॉलर पकड़ लेता है। वो उसे बेशरम कहकर गाली देता है। उसका आरोप था कि ट्यूरॉक ने बूढ़े आदमी को घायल किया और फिर उसे जंगल में छोड़ दिया, जहां मॉन्स्टर्स ने उसे खा लिया। इतना गंभीर आरोप सुनने के बावजूद ट्यूरॉक बिल्कुल शांत रहता है। उसके चेहरे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आती। जब वो आखिरकार बोलता है तो खुद का बचाव करने के लिए नहीं बोलता, बल्कि बेहद ठंडे स्वर में कहता है कि वो समझता है कि वो लोग उसे दोषी क्यों ठहराना चाहते हैं। उसकी बात सुनकर पूरा समूह एक पल के लिए चौंक जाता है। फिर ट्यूरॉक उनकी कायरता को सीधे उनके मुंह पर रख देता है। वो कहता है कि गांव का सबसे बुजुर्ग आदमी अकेला मर गया, लेकिन किसी के भी पास उसकी जान बचाने की सामर्थ्य नहीं थी। ट्यूरॉक उनका ध्यान उस दिशा में ले जाता है जिधर से कई रैबिट्स आ चुके थे, क्योंकि गांव के जवान लोग मॉन्स्टर से लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा सके और अब वे अपने अपराध बोध से बचने के लिए किसी बलि के बकरे की तलाश कर रहे हैं। उसके अनुसार उसे दोष देना उनके लिए सबसे आसान रास्ता है। वो व्यंग भरी मुस्कान के साथ कहता है कि इस तरह वो खुद को निर्दोष महसूस कर सकते हैं। उनकी सच्चाई उजागर होते ही नेता बुरी तरह भड़क जाता है। वो गुस्से से ट्यूरॉक का नाम चिल्लाता है और सीधे उस पर मुक्का चला देता है, लेकिन ट्यूरॉक अविश्वसनीय आसानी से पीछे झुक जाता है। मुक्का उसके चेहरे को छू भी नहीं पाता। हमला पूरी तरह खाली चला जाता है। उस क्षण ट्यूरॉक अपने जादू के बारे में सोचता है। उसके लिए मैजिक कुछ ऐसा था जो बेहद सुविधाजनक और लगभग एफर्टलेस था। वो हमलावर की अपनी ही गति का इस्तेमाल करता है। एक तेज और सटीक हरकत के साथ वो उसे पलट देता है। अगले ही पल वो आदमी जोर से जमीन पर जा गिरता है। उसके मुंह से खून निकलने लगता है। वो दर्द से कराहते हुए वहीं पड़ा रहता है। ट्यूरॉक जानता था कि उसकी शक्ति का मूल सिद्धांत क्या है। अगर वो किसी चीज की पर्याप्त मजबूती से इच्छा करे तो थोड़ी सी माना खर्च करके वो उसे वास्तविकता में बदल सकता है। जब बाकी गांव वाले अपने घायल नेता की मदद के लिए दौड़ते हैं, तब ट्यूरॉक बहुत धीमी आवाज में एक आदेश फुसफुसाता है, इतना धीमा कि लगभग सुनाई भी नहीं देता, गिर जाओ। अगले ही पल उनमें से एक आदमी अचानक ठोकर खा जाता है। वो सीधे मुंह के बल मिट्टी में जा गिरता है। थप। ये सब इतना अचानक होता है कि किसी को समझ नहीं आता क्या हुआ। ट्यूरॉक को अपनी शक्ति दिखाने के लिए आग के गोले या चमकदार जादू की जरूरत नहीं थी। उसके लिए हवा का एक छोटा सा धक्का ही काफी था, और कोई भी ये समझ भी नहीं सकता था कि ये सब मैजिक की वजह से हुआ है। बहुत ही सूक्ष्म हरकतों के साथ ट्यूरॉक एक और गांव वाले का संतुलन बिगाड़ देता है। कहीं किसी को शक न हो, इसके लिए वो अपनी मैजिक को बेहद सावधानी से छिपाता है। किसी आदमी के हथियार को बस हल्का सा छू देना ही काफी था। अगले ही पल उस गांव वाले की लाठी पलटकर उसी के चेहरे पर आ लगती है। वो चकराकर वहीं लड़खड़ा जाता है। ट्यूरॉक हर हरकत की गणना बड़ी सटीकता से कर रहा था। वो सिर्फ उतनी ही ताकत इस्तेमाल करता था जितनी सामने वाले को हराने के लिए जरूरी हो, उन्हें मारने के लिए नहीं। एक एक करके वो सभी पर हावी होने लगता है। वो लोगों के बीच किसी परछाई की तरह घूमता है। उसकी हर चाल सटीक और नियंत्रित होती है। किसी को एक बार में गिराता है, किसी का संतुलन बिगाड़ देता है, तो किसी के हथियार को उसी के खिलाफ इस्तेमाल कर देता है। उनके हथियार उसके सामने पूरी तरह बेकार साबित हो रहे थे। कुछ ही पलों में आखिरी गांव वाला भी जमीन पर गिर जाता है। यही वो तरीका था जिससे ट्यूरॉक पिछले पूरे 8 वर्षों से अपना रहस्य छिपाए हुए था। वो खुलेआम मैजिक नहीं दिखाता था। वो लोगों को ये महसूस भी नहीं होने देता था कि उनके साथ जो हो रहा है उसके पीछे कोई अलौकिक शक्ति काम कर रही है। बेहोश पड़े लोगों के बीच खड़ा ट्यूरॉक अपने हाथों की धूल झाड़ता है। एक बार फिर उसने सफलतापूर्वक अपनी पहचान एक मेज के रूप में छिपा ली थी। घृणा भरे स्वर में वो उन लोगों से कहता है कि जितनी ऊर्जा उन्होंने उससे लड़ने में बर्बाद की है, उतनी अगर रैबिट्स के अंतिम संस्कार की तैयारी में लगाते तो बेहतर होता। तभी उसकी नजर धीरे धीरे आगे बढ़ती कुछ महिलाओं पर पड़ती है। वे सावधानी से उसकी तरफ आ रही थी। ट्यूरॉक तुरंत पूछता है, क्या तुम लोग भी लड़ने आई हो? महिलाएं घबराकर तुरंत इनकार कर देती हैं। वे कहती हैं कि वे सिर्फ उससे मिलने आई थीं, लेकिन ट्यूरॉक के चेहरे का भाव साफ बता रहा था कि उसे उनकी बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। पूरे मामले से तंग आ चुका वो आदेश देता है, इन बेवकूफों को जमीन से उठाओ और यहां से ले जाओ। ये कहकर वो मुड़ता है और वापस अपने घर के अंदर जाने लगता है। जैसे ही वो अंदर कदम रखता है, उसे पहले से अंदाजा हो जाता है घटना के कारण आगे और परेशानियां आने वाली हैं।
वो जानता था कि अगली बार जब वो गांव में सामान का व्यापार करने जाएगा तो लोग इसी घटना को बहाना बनाकर उसे ठगने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसे इसकी कोई परवाह नहीं थी। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान आ जाती है। वो सोचता है कि अगर ऐसा हुआ तो वो बस उन्हें दोबारा पीट देगा जब तक कि वे उसे सही कीमत ना दे दें। उसे लगता है कि आज की पिटाई के बाद शायद वे लोग दोबारा जल्दी लौटने की हिम्मत नहीं करेंगे। लेकिन तभी दरवाजे पर फिर से जोरदार दस्तक सुनाई देती है। तुरॉक अविश्वास से दरवाजे की ओर मुड़ता है। वो मन ही मन सोचता है कि क्या वे लोग सचमुच पागल हैं जो इतनी जल्दी फिर वापस आ गए। लेकिन अगले ही पल उसे एहसास होता है कि ये दस्तक अलग है। ये गुस्साई भीड़ की बेतरतीब और शोरगुल वाली ठकठक नहीं थी। दस्तक मजबूत थी, नपी तुली थी, शांत लेकिन अधिकार से भरी हुई, मानो बाहर खड़ा व्यक्ति पूरी तरह आश्वस्त हो कि दरवाजा खुलेगा। कुछ पल तक तुरॉक उसे सुनता रहता है, फिर वो आगे बढ़ता है और एक झटके में दरवाजा खोल देता है। तुरॉक दरवाजा खोलते ही ऊंची आवाज में पूछता है, कौन है? वो पूरी तरह तैयार था कि जो भी बाहर खड़ा हो उसका सामना करे, लेकिन दरवाजा खुलते ही वो अचानक रुक जाता है। बाहर कोई गांव वाला नहीं खड़ा था। दरवाजे की चौखट पर एक प्रभावशाली और खतरनाक दिखने वाला आदमी खड़ा था। उसके चेहरे पर कई पुराने घावों के निशान थे। उसने एक यात्री जैसे कपड़े पहन रखे थे और उसके बाल भूरे सफेद थे और छोटी सी दाढ़ी थी। वो आदमी विनम्रता से माफी मांगते हुए कहता है कि वो केवल एक छोटी सी मदद मांगने आया था, लेकिन लगता है कि वो गलत समय पर पहुंच गया है। तुरॉक कुछ क्षणों के लिए चुप रह जाता है। इस अनपेक्षित मेहमान ने उसे सचमुच हैरान कर दिया था। वो सोचता है कि शायद ये कोई साधारण यात्री होगा। खुद को संभालने के बाद तुरॉक भी माफी मांगता है। वो समझाता है कि अभी थोड़ी देर पहले कुछ लोग उससे मिलने आए थे और माहौल थोड़ा खराब हो गया था। मन ही मन वो अपनी मां की बात याद करता है। उसकी मां ने हमेशा उसे सभ्य और विनम्र रहना सिखाया था, लेकिन गांव वालों के साथ उसके रिश्ते इतने खराब थे कि उसे कभी उनके प्रति शिष्टाचार दिखाने का मन नहीं हुआ। इसी वजह से किसी अजनबी के साथ विनम्रता से बात करना उसे थोड़ा अजीब लग रहा था। फिर उसकी नजर अजनबी के हाथ में पकड़े टाइल आयरन पर पड़ती है। नजर उस आदमी की तलवार पर जाती है। इतनी शांत और सुनसान जगह पर किसी हथियारबंद यात्री का अचानक आ जाना उसे तुरंत सतर्क कर देता है। उसकी मन में शक पैदा होने लगता है। वो कहने ही वाला था कि अगर वो रहने की जगह ढूंढ रहा है तो गांव में कोई सराय मिल जाएगी, लेकिन तभी यात्री के पेट से जोरदार भूख की आवाज निकलती है। एक पल के लिए दोनों के बीच अजीब सी चुप्पी छा जाती है। तुरॉक लंबी सांस छोड़ता है। अपनी शंकाओं के बावजूद वह आखिरकार उसे अंदर आने का निमंत्रण दे देता है। कुछ देर बाद दोनों एक मेज के सामने बैठे होते हैं। मेज पर साधारण लेकिन पर्याप्त मात्रा में खाना रखा हुआ था। तुरॉक कहता है कि उसके पास मेहमान नवाजी के लिए कोई खास चीज नहीं है, लेकिन यात्री खाना बड़े चाव से खाने लगता है। वह हंसते हुए कहता है कि उसके लिए तो यह किसी दावत यानी फीस्ट से कम नहीं है। खाते खाते वह आश्चर्य से कहता है कि ऐसा लगता है जैसे तुरॉक ने कभी गांव के बाहर के लोगों से मुलाकात ही नहीं की। तुरॉक पूरी गंभीरता से इसकी पुष्टि करता है। वह बताता है कि उसका जन्म इसी पहाड़ी पर हुआ था, वह यहीं बड़ा हुआ और हमेशा एक शेफर्ड यानी चरवाहे की तरह जीवन जीता रहा है। वह आगे कहता है कि इतना छोटा और दूर दराज गांव शायद ही कभी किसी भारी व्यक्ति को देखता है। यात्री उसकी हर बात ध्यान से सुन रहा था। वह बीच बीच में अपना पेय पीता और तुरॉक को गौर से देखता रहता। उसकी आंखें तेज होती जा रही थी, मानो वह तुरॉक के हर शब्द का विश्लेषण कर रहा हो। दूसरी तरफ तुरॉक भी अपना पेय पीता रहता है। बाहरी रूप से वह पूरी तरह शांत दिखाई देता है, लेकिन उसके भीतर सावधानी और तनाव बना हुआ था। अचानक यात्री मुस्कुराता है और कहता है, तुम काफी दिलचस्प इंसान हो। तुरॉक तुरंत अनजान बनने की कोशिश करता है। वह मासूमियत का अभिनय करते हुए पूछता है, दिलचस्प? आपका मतलब क्या है? लेकिन उसके भीतर चेतावनी की घंटियां बजने लगी थी। उसे महसूस हो रहा था कि ये आदमी शायद उतना साधारण यात्री नहीं है जितना वो दिख रहा है। वो आदमी तुरॉक को ध्यान से देखते हुए कहता है कि एक साधारण शेपर्ड के हिसाब से उसके तौर तरीके बहुत ज्यादा सुसंस्कृत और परिष्कृत हैं। वो अनुमान लगाता है कि उसके माता पिता ने उसे बहुत अच्छी शिक्षा दी होगी। तुरॉक शांत स्वर में जवाब देता है कि उसने जो कुछ सीखा है वो अपनी माँ से सीखा है। फिर वो बताता है कि कई साल पहले बीमारी के कारण उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी। ये सुनकर यात्री सम्मानपूर्वक कहता है कि ऐसी माँ जिसने इतना अच्छा बेटा पाला निश्चित ही स्वर्ग में शांति से विश्राम कर रही होगी। तुरॉक बस इतना कहता है, मैं वैसे ही जीता हूं जैसा मेरी माँ ने मुझे सिखाया था। इसके बाद वो बात बदल देता है। वो पूछता है कि आखिर उसे इतनी दूर और सुनसान जगह पर क्या लेकर आया है। हल्की मुस्कान के साथ यात्री जवाब देता है कि उसे टेंस्टन्स क्षेत्र में घूम रहे एक प्यूमा जैसे मॉन्स्टर को खत्म करने के लिए भेजा गया है।
ये सुनकर टुरॉक जानबूझकर अपनी पहचान का एक छोटा सा हिस्सा उजागर करता है। वो कहता है, मैं एक मेज हूं। उसके मन में यही विचार आता है कि शायद यही वो विज़र्ड है जिसके बारे में गांव का मुखिया बात कर रहा था। यात्री बिना किसी हैरानी के उसकी बात स्वीकार कर लेता है, मानो उसे पहले से ही इसकी उम्मीद थी। अब सवाल पूछने की बारी उसकी थी। चालाक मुस्कान के साथ वो पूछता है, क्या मैं भी एक सवाल पूछ सकता हूं? टुरॉक सहमति में सिर हिला देता है। तब वो आदमी कहता है कि उसे आसपास कहीं मॉन्स्टर की उपस्थिति महसूस हो रही है, लेकिन अजीब बात यह है कि उसे वो मॉन्स्टर कहीं दिखाई नहीं दे रहा। ये सुनते ही टुरॉक की आंखों में एक पल के लिए सतर्कता की चमक उभर आती है। यात्री आगे कहता है कि उससे भी ज्यादा अजीब बात कुछ और है। टुरॉक मॉन्स्टर के बारे में जानता है, फिर भी उसमें भागने या छिपने की कोई इच्छा दिखाई नहीं देती। वो सीधे पूछता है, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? जबकि सबसे संभावित शिकार तो तुम ही हो। फिर वह हल्की व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहता है, टुरॉक एक ऐसे शेफर्ड के लिए कुछ ज्यादा ही बहादुर है जिसने कभी अपने गांव से बाहर की दुनिया नहीं देखी। कमरे का माहौल अचानक भारी हो जाता है, तनाव साफ महसूस होने लगता है। यात्री अपनी तेज नजरों से उसे घूरते हुए पूछता है, तुम्हारी असली पहचान क्या है? ये सवाल सुनते ही टुरॉक के मन में अपनी माँ की बातें फिर से गूंजने लगती हैं। उसे वो दिन याद आता है जब बचपन में उसने पूछा था कि वो लोगों को क्यों नहीं बता सकता कि वो एक मेज है। तब उसकी माँ ने जवाब दिया था, क्योंकि दुनिया में दुष्ट नोबल्स मौजूद हैं। जब छोटे टुरॉक ने पूछा था कि उनका क्या मतलब है, तब उसकी माँ ने उसे दुनिया की क्रूर व्यवस्था समझाई थी। उन्होंने कहा था, अगर नोबल्स चरवाहों जैसे हैं तो नाइट्स उनके पाले हुए कुत्तों जैसे हैं। भले ही वे उन्हें परिवार का हिस्सा कहें, लेकिन जरूरत पड़ने पर उन्हें बेचा भी जा सकता है और बलिदान भी किया जा सकता है। ये कहते समय उनकी आंखों में आंसू भर आए थे। उन्होंने कांपती आवाज में कहा था कि वो अपने बेटे के लिए ऐसी जिंदगी कभी नहीं चाहती। फिर उन्होंने उससे पूछा था, क्या तुम मेरे साथ रहना चाहते हो? छोटे टुरॉक ने बिना किसी हिचकिचाहट के दृढ़ता से कहा था, हाँ। तब उसकी माँ ने उसे आखिरी आदेश दिया था, किसी को भी कभी ये पता नहीं चलना चाहिए कि तुम एक मेज हो, खासकर दूसरे मेजेस को नहीं। उन्होंने चेतावनी दी थी कि अगर किसी मेज को उसके बारे में पता चल गया तो वे उसे उससे दूर ले जाएंगे और उसे एक ऐसे गार्ड डॉग में बदल देंगे जिसे सिर्फ आदेश मानने के लिए पाला जाता है और काम खत्म होने पर छोड़ दिया जाता है। वर्तमान में लौटते हुए टुरॉक की आंखें बर्फ जैसी ठंडी हो जाती हैं। उसे फिर याद आ जाता है कि उसने दुनिया से दूर इस पहाड़ पर रहने का फैसला क्यों किया था। उधर यात्री धीरे धीरे अपनी तलवार को म्यान से थोड़ा बाहर खींचता है। धातु की चमक कमरे में झिलमिलाती है और फिर वो टुरॉक को आखिरी चेतावनी देता है। कियोन गंभीर स्वर में कहता है कि अगर कोई मेज अपनी पहचान छिपाना चाहता है तो कभी कभी उसे ऐसे हालात का सामना करना पड़ सकता है जहां उसे एक बंद केबिन के अंदर किसी की हत्या तक करनी पड़े। अनुभवी योद्धा क्योन अपने मेजबान से कहता है कि ऐसे रहस्य की रक्षा करने के लिए कभी कभी बहुत कठोर कदम उठाने पड़ते हैं, यहां तक कि हत्या भी। ये सुनकर चांदी जैसे बालों वाला युवा टुरॉक थोड़ा एक तरफ देखता है। उसके चेहरे पर एक अंधेरा और गंभीर भाव उभर आता है, मानो ये बात उसके दिल के किसी गहरे हिस्से को छू गई हो। फिर वो क्योन की तरफ तेज नजरों से देखते हुए पूछता है, आप ऐसी बात क्यों कह रहे हैं? क्योन अपना हाथ चेहरे पर रख लेता है। ऐसा लगता है जैसे उसे अपने शब्दों की कठोरता का एहसास हो गया हो, लेकिन अगले ही पल वो जोर से हंस पड़ता है। वो कहता है, इतना गंभीर चेहरा मत बनाओ, तुम तो पूरे मजाक का मजा ही खराब कर रहे हो। टुरॉक पूरी तरह उलझ जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता है कि इतनी गंभीर और खतरनाक बात मजाक के रूप में कही गई थी। वो माफी मांगते हुए स्वीकार करता है कि उसकी सेंस ऑफ ह्यूमर शायद बहुत अच्छी नहीं है। क्योन भी उसे माफी मांगता है कि उसने उसे डरा दिया। फिर माहौल हल्का करने की कोशिश करते हुए मुस्कुराकर कहता है, शायद ये तुम्हारी जिंदगी का पहला विज़र्ड जोक था। तभी दोनों को एहसास होता है कि इन्होंने अभी तक एक दूसरे का औपचारिक परिचय भी नहीं दिया है। क्योन दोस्ताना मुस्कान के साथ अपना हाथ आगे बढ़ाता है। टुरॉक उसका हाथ थाम लेता है। हाथ मिलाते हुए वो आखिरकार अपना परिचय देता है, मेरा नाम टुरॉक है, मैं एक शेफर्ड हूं। दोनों हाथ मिलाते रहते हैं और उसी दौरान क्योन सहजता से एक और बात जोड़ देता है। वो कहता है, और मैं बस क्योन नईम हूं। बाद में रात के खाने के दौरान बातचीत जारी रहती है। इसी दौरान क्योन बताता है कि उसकी उम्र 75 साल है। सुनकर टुरॉक सचमुच चौंक जाता है। वो कहता है कि क्योन बिल्कुल भी इतने बूढ़े नहीं लगते। तब क्योन समझाता है कि मेजेस सामान्य इंसानों की तुलना में बहुत धीरे धीरे बूढ़े होते हैं और उनकी उम्र भी कहीं अधिक लंबी होती है। इसके बाद जिज्ञासावश क्योन पूछता है कि टुरॉक आखिर घूमते फिरते यहां तक कैसे पहुंचा। टुरॉक अभी भी अपना नाटक जारी रखे हुए था। वो खुद को 18 साल का साधारण चरवाहा दिखा रहा था, इसलिए वो तुरंत एक लंबी और बनाई हुई कहानी सुनाना शुरू कर देता है। वो दावा करता है कि उसने 60 साल तक अरेबियन हाउस की सेवा की है और अब उसकी बस एक ही इच्छा है, दुनिया घूमना। क्योन मुस्कुराता और कहता है, ये इच्छा तो काफी रोमांटिक लगती है। टुरॉक रहस्यमयी मुस्कान देता है
और अपना अभिनय जारी रखता है। धीरे धीरे दोनों बातचीत का आनंद लेने लगते हैं। ये एक साधारण सी बातचीत थी, लेकिन सच्चाई ये थी कि दोनों ने बहुत लंबे समय से किसी के साथ इस तरह बैठकर बात नहीं की थी। समय कब बीत गया उन्हें पता ही नहीं चला। घंटे पलों की तरह गुजर गए। फिर खिड़की से बाहर देखते हुए दोनों को एहसास हुआ कि सूरज डूबने लगा है। शाम पूरी तरह उतर चुकी थी। ट्यूरोक आश्चर्यचकित रह जाता है कि समय इतनी तेजी से कैसे निकल गया। तभी क्योन समय देखकर अपनी सीट से उठ खड़ा होता है और घोषणा करता है कि अब उसे निकलना होगा। खाने का भुगतान करने के लिए क्योन मेज पर अरेबियन साम्राज्य के कई चांदी के सिक्के रख देता है। वो समझाता है कि ये सबसे उच्च शुद्धता वाले सिक्के हैं और भोजन की कीमत से कहीं ज्यादा मूल्य रखते हैं। ट्यूरोक सिक्के स्वीकार कर लेता है और उसके मॉन्स्टर हंट के लिए शुभकामनाएं देता है, लेकिन क्योन तुरंत मुस्कुराकर कहता है, ऐसे अलविदा मत कहो जैसे हम फिर कभी मिलने वाले ही नहीं है। उसके चेहरे पर शरारती मुस्कान उभर आती है। वो मजाक में कहता है कि हो सकता है वो दो एक बार और मुफ्त का खाना खाने वापस आ जाए, उससे पहले कि सचमुच यहां से रवाना हो। इसके बाद अगली सुबह की धूम पूरे इलाके पर फैल जाती है। उनकी पहली मुलाकात समाप्त हो चुकी थी और एक नया दिन शुरू हो गया था। वापस मैदानों में ट्यूरोक अपनी भेड़ों की देखभाल कर रहा था। भेड़ें शांति से घास चर रही थीं। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आती है। वो बस एक साधारण सा आदेश देता है, इकट्ठा हो जाओ। उसकी आवाज सुनते ही भेड़ें अपने सर उठा लेती हैं और बिना किसी हिचकिचाहट के उसकी ओर चलकर उसके आसपास इकट्ठी हो जाती हैं। भेड़ों की देखभाल करते हुए उसके मन में पिछली शाम की मुलाकात घूमने लगती है। वो सोचता है कि ये उसकी जिंदगी में पहली बार था जब वो किसी दूसरे मेज से मिला था और उसे याद नहीं कि आखिरी बार उसने किसी के साथ इतनी सहजता से कब बातचीत की थी। वो प्यार से अपनी एक भेड़ को सहलाता है और केयॉन के बारे में सोचने लगता है। उसे उसकी आवाज में मौजूद वो शांत खुशी याद आती है। उसे वे सारे मौके याद आते हैं जब केयॉन मिलने आया था। वो हमेशा मुस्कुराते हुए आता था और अक्सर कोई छोटा सा उपहार भी साथ लाता था। ट्यूरोक ने अपनी जिंदगी में बहुत से बड़े लोगों को देखा था, लेकिन उन सब में केयॉन उसे सचमुच एक अच्छा इंसान लगा। वो हमेशा यही मानता आया था कि नाइट्स केवल घमंडी नोबल्स के पाले हुए भावनाहीन हाउस डॉग्स होते हैं, ऐसे लोग जिनका अपना कोई अस्तित्व ही नहीं होता। लेकिन केयॉन उस धारणा से बिल्कुल अलग था। तभी अचानक उसके विचार टूट जाते हैं। उसके माथे पर पसीने की एक बूंद उतरती है। अचानक उसे ख्याल आता है, केयॉन का हंट आखिर कैसा रहा होगा। उधर दूसरी तरफ केयॉन जंगल के रास्ते पर चल रहा था। उसके मन में एक अजीब विचार चल रहा था। उसे लगता है कि असारियल क्षेत्र में अब कोई मैजिकल बीस्ट बचा ही नहीं होना चाहिए, लेकिन कुछ गड़बड़ महसूस हो रही थी। वो अचानक रुक जाता है और आसपास का निरीक्षण करने लगता है। उसकी अनुभवी इंद्रियां उसे बता रही थी कि परिस्थिति सामान्य नहीं है। जंगल में लड़ाई के स्पष्ट निशान मौजूद थे। पेड़ टूटे हुए थे, जमीन जगह जगह उखड़ी हुई थी, लेकिन इसके बावजूद उसे किसी भी मैजिकल बीस्ट की ऑरा का सबसे छोटा निशान तक महसूस नहीं हो रहा था। ये बात उसे बेहद अजीब लगती है। वो एक ऐसे पेड़ के पास पहुंचता है जिस पर किसी जबरदस्त टक्कर का निशान बना हुआ था। वो उसे गौर से देखता है। फिर उसके मन में एक संभावना उभरती है। क्या मॉन्स्टर पहले ही मारा जा चुका है? अगर ऐसा है तो उसे किसने मारा? केयॉन सोच में पड़ जाता है। वो मन ही मन अंदाजा लगाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जिसने उसे ये मिशन दिया था उसने इसी काम के लिए किसी दूसरे मेज को भी भेज दिया हो। वो धीरे धीरे सांस छोड़ता है। आखिरकार वो फैसला करता है कि कारण चाहे जो भी, कम से कम एक बात तो अच्छी है, मॉन्स्टर अब खत्म हो चुका है, और अगर ऐसा है तो ये अपने आप में राहत की बात है। केयॉन मन ही मन सोचता है कि जब तक किसी ने उस मॉन्स्टर को खत्म कर दिया है और ये इलाका अब सुरक्षित है, तब तक यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। लेकिन ठीक उसी क्षण उसकी अनुभवी प्रवृत्तियां अचानक जोर से चेतावनी देने लगती हैं। कुछ बहुत गलत था, बहुत ही गलत। उसका पूरा शरीर खतरे का एहसास करते ही तन जाता है। वो तुरंत पीछे मुड़ता है। अभी अभी उसे किसी भयावह उपस्थिति का आभास हुआ था। घनी झाड़ियों के बीच से अचानक एक विशाल राक्षसी पंजा बाहर निकलता है। उस पंजे के बीच में एक चमकती हुई आंख जड़ी हुई थी। अगले ही पल वो प्राणी पूरी तरह अंधेरे से बाहर आ जाता है। उसका रूप इतना भयानक था कि किसी का भी खून जम जाए। वो किसी जीवित प्राणी जैसा नहीं दिखता था, बल्कि सड़े गले मैजिकल बीस्ट्स के अलग अलग शरीर के हिस्सों को जोड़कर बनाई गई एक विशाल मांस की गांठ जैसा लग रहा था। उसके पूरे शरीर पर टांकों के निशान थे, मानो किसी ने कई लाशों को सिलकर एक नया राक्षस बना दिया हो। उसके जबड़ों में टेढ़े मेढ़े और नुकीले दांत ठूसे हुए थे। उसका पूरा अस्तित्व घृणित, विकृत और पूरी तरह अप्राकृतिक था। उसे देखते ही केयॉन के कदम वहीं रुक जाते हैं। उसका चेहरा डर और अविश्वास से भर जाता है। उसने इस चीज को पहचान लिया था। ये एक कॉप्स पपेट था, एक ऐसा राक्षस जो किसी मृत मैजिकल बीस्ट के अवशेषों से बनाया जाता है।
कियोन के मन में तुरंत सवाल उठता है, आखिर दुनिया में कौन इतना घिनौना काम कर सकता है। लेकिन कॉप्स पपेट उसे सोचने का मौका तक नहीं देता। वो तुरंत हमला कर देता है। उसका विशाल पंजा भयानक ताकत के साथ कियोन की ओर झपटता है। आखिरी क्षण में कियोन प्रतिक्रिया करता है। वो तेजी से एक तरफ हट जाता है। राक्षस का पंजा जमीन से टकराता है। टक्कर इतनी शक्तिशाली थी कि धरती हिल उठती है और मिट्टी चारों ओर उड़ जाती है। हमले से बचते हुए भी कियोन का दिमाग पूरी गति से काम कर रहा था। वह स्थिति का विश्लेषण करने लगता है। उसे अच्छी तरह पता था कि जब किसी मैजिकल बीस्ट को मारा जाता है तो उसके शरीर में बची हुई मना को सही तरीके से बिखेरना पड़ता है। अगर ऐसा नहीं किया जाए तो वह मृत शरीर कॉप्स पपेट में बदल सकता है। ये मेज हंटर्स का सबसे बुनियादी नियम था। कोई भी अनुभवी मेज इतनी साधारण गलती नहीं कर सकता। एक पल भी बर्बाद किए बिना कियोन हवा में छलांग लगा देता है। वह सीधे पलटवार की तैयारी कर रहा था। अब उसे पूरा यकीन हो चुका था कि मूल मॉन्स्टर को किसी मेज ने ही मारा था। लेकिन उसकी समझ में ये नहीं आ रहा था कि उस मेज ने मना को शुद्ध क्यों नहीं किया। उसने ऐसा होने क्यों दिया। कियोन तुरंत एक संभावना को खारिज कर देता है। ये किसी बिगनर मेज का काम नहीं हो सकता, क्योंकि इतना शक्तिशाली मॉन्स्टर कोई नौसिखिया नाइट या मेज मार ही नहीं सकता था। इसलिए केवल एक ही निष्कर्ष बचता था। जिस व्यक्ति ने उस मॉन्स्टर को मारा था उसका कोई दूसरा उद्देश्य था। शायद उसने जानबूझकर इस कॉप्स पपेट को बनने दिया। लेकिन अभी इस रहस्य पर सोचने का समय नहीं था। कारण चाहे जो भी हो, कियोन ने फैसला कर लिया। इस घृणित राक्षस को अभी और इसी वक्त खत्म करना होगा। वह अपनी शक्ति को सक्रिय करता है। तुरंत उसकी तलवार चमकने लगती है। उसकी धार पर चटकती हुई जादुई ऊर्जा दौड़ने लगती है। हवा में बिजली जैसी आवाजें गूंज उठती हैं। फिर कियोन अपनी तलवार आगे बढ़ाता है और पूरी ताकत के साथ मॉन्स्टर पर एक शक्तिशाली मैजिक बोल्ट छोड़ देता है। चमकदार ऊर्जा की वह विनाशकारी किरण सीधी कॉप्स पपेट की ओर दौड़ पड़ती है। कियोन का अटैक सीधा जाकर लगता है, लेकिन अपनी हैरानी के लिए वो देखता है कि वो क्रीचर जरा भी नहीं हिलता। उसकी मैजिक पूरी तरह नलिफाई हो चुकी थी। तभी उसे एहसास होता है उस मॉन्स्टर का माना उसकी अपनी ताकत से कहीं ज्यादा पावरफुल था। अचानक वो क्रीचर काली मिस्ट में बदल जाता है और नजरों से गायब हो जाता है। दांत पीसते हुए कियोन समझ जाता है कि ये बीस्ट मैजिक का इस्तेमाल भी कर सकता है। बेबस होकर वो चिल्लाता है और उसे सामने आने के लिए कहता है। तभी मॉन्स्टर शैडोज के एक पूल से सीधे उसके पीछे मटीरियलाइज हो जाता है और डरावनी स्पीड से हमला कर देता है। अटैक बिल्कुल सीधा लगता है। कियोन घायल हो जाता है और हवा में दूर जा फेंका जाता है। उसके मुंह में खून भर जाता है और उसी पल उसे एक कड़वी सच्चाई का सामना करना पड़ता है। ये ऐसी चीज नहीं है जिससे कोई साधारण नाइट निपट सके। कम से कम ऐसे क्रीचर का सामना करने के लिए किसी लोअर रैंक्ड नोबल की जरूरत पड़ेगी। वो जोरदार तरीके से जमीन पर जा क्रैश होता है। उसका शरीर चोटों और घावों से बुरी तरह बैटर्ड हो चुका था। दर्द के बावजूद खुद को जबरदस्ती उठाते हुए वो देखता है कि मॉन्स्टर उसकी आंखों के सामने रीजेनरेट होने लगा है। धीरे धीरे एक भारी डिस्पेयर उसके अंदर घर करने लगता है। इतने सुनसान पहाड़ में इस लेवल के मॉन्स्टर से सामना होना, क्या उसका अंत इसी तरह होने वाला है? लेकिन तभी उसकी डिस्पेयर एक कड़वी और जिद्दी स्माइल में बदल जाती है। वो सरेंडर नहीं करेगा। दृढ़ निश्चय के साथ अपने जबड़े भींचते हुए वो फैसला करता है कि अगर उसे मरना ही है तो वो इस चीज को भी अपने साथ लेके जाएगा। वो अपने शरीर में बची हुई माना की आखिरी बूंद तक अपने हाथ में गैदर करना शुरू कर देता है। वो एक फाइनल सुसाइडल अटैक तैयार कर रहा था। उसका इरादा था कि जिस मोमेंट बीस्ट उस पर चार्ज करे उसी एग्जैक्ट मोमेंट वो ये वार उसके अंदर उतार दे। मॉन्स्टर आगे लंजेस करता है। वो अब फिनिशिंग ब्लो देने के लिए तैयार था। पूरी ताकत से चिल्लाते हुए कियोन अपना हाथ आगे बढ़ाता है। उसका हाथ इमेंस पावर से जल रहा था, जबकि वो इम्पैक्ट के लिए खुद को तैयार कर रहा था। लेकिन ठीक उसी इंस्टेंट जंगल के बीच अचानक कहीं से एक मिस्टीरियस ब्लू लाइट प्रकट होती है। मॉन्स्टर उसके पास पहुंचने ही वाला था कि अचानक नीली एनर्जी का एक बैरियर प्रकट हो जाता है और उसके अटैक को वहीं रोक देता है। कियोन हैरानी से आंखें फाड़कर देखता रह जाता है। उसके आसपास चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े हवा में तैर रहे थे। वो विशाल कॉप्स पपेट अब जंगल की जमीन पर बिल्कुल मोशनलेस पड़ा था। वो हार चुका था। कियोन अभी भी समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर उसने अभी क्या देखा है। तभी उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है जो पूछती है, आप ठीक हैं? ट्यूरॉन बेहद शांत भाव से उसके पास से गुजरता है। फिर हल्की मुस्कान के साथ वो कियोन के पहले किए गए मजाक का जवाब लौटाता है। एक शेफर्ड का जोक भी काफी सरप्राइजिंग हो सकता है। कियोन अभी भी सदमे में था। वो बस उसका नाम ही बोल पाता है, जबकि वो युवा शेफर्ड वहां से आगे बढ़ने लगता है। आखिरकार सच्चाई उसके दिमाग में बैठ जाती है। अविश्वास से भरी आवाज में वो कहता है, तुम एक मेज हो? ट्यूरॉन सीधा सा जवाब देता है, जी सर। कियोन पूछता है कि उसने पहले कभी ये बात बताई क्यों नहीं,
लेकिन ट्यूरॉन चुप रहता है। तब अनुभवी वेटरन अपना सवाल बदल देता है। वो पूछता है, तुमने मेरी मदद क्यों की? तुम तो मुझे यहीं छोड़कर जा सकते थे। ट्यूरॉन शांत नजरों से उसकी ओर देखता है और समझाना शुरू करता है। तभी सीन बदलकर उनके कैबिन में हुई एक पुरानी बातचीत की मेमोरी में चला जाता है। फ्लैशबैक में कियोन ने पूछा था, तुम विलेजर्स के लिए इतनी मेहनत क्यों करते हो? ट्यूरॉन सवाल को ठीक से नहीं समझ पाया था, इसलिए उसने उससे बात स्पष्ट करने को कहा। कियोन ने कहा था कि उसकी एबिलिटीज को देखते हुए वो कहीं आसान तरीकों से कहीं ज्यादा पैसा कमा सकता है। ट्यूरॉन का जवाब बहुत सीधा था, वे लोग दया के पात्र हैं। उलझन में पड़कर कियोन ने पूछा, उनमें ऐसा क्या दयनीय है? ट्यूरॉन ने जवाब दिया, और वे कर भी क्या सकते हैं? उसने समझाया कि वे समाज के किनारों पर रहने वाले लोग हैं, वे बिना किसी बुनियादी प्रोटेक्शन के हर समय डर में जीते हैं। फिर उसने कियोन की तरफ देखा और कहा, ये उनकी गलती नहीं है। जो लोग मेज बनते हैं वे देवताओं की शक्ति विरासत में पाते हैं। उसकी बातों से प्रभावित होकर कियोन मुस्कुराया और सहमति में सिर हिलाया। अगर ऐसा है तो फिर असहाय कॉमनर्स की रक्षा करना उनके लिए गर्व की बात होनी चाहिए। हालांकि उसने ये भी माना कि सभी मेजेस ऐसा नहीं सोचते। वर्तमान में वापस आते हुए ट्यूरॉन के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान उभरती है। वो ईमानदारी से कियोन से कहता है, दुनिया में हर इंसान का अपना सोचने का तरीका और जीने का तरीका होता है। यही मेरा जवाब है। अचानक कियोन के दिमाग में उस मॉन्स्टर की विनाशकारी ताकत की याद चमक जाती है, जिसे ट्यूरॉन ने इतनी आसानी से हरा दिया था। कियोन अभी भी ट्यूरॉन की असली ताकत का अंदाजा नहीं लगा पा रहा था। वो जोर देकर कहता है कि वो क्रिएचर उसके बस की बात नहीं था। ऐसे बीस का सामना करने के लिए कम से कम किसी नोबल की जरूरत पड़ती। वो ट्यूरॉन को आदेश देता है कि तुरंत विलेज चीफ को खबर दे ताकि पूरे गांव को इवैक्यूएट किया जा सके। वो खुद डिफेंसिव लाइन संभालने की पेशकश करता है। उसे बिल्कुल पता नहीं था कि ट्यूरॉन तो पहले ही पूरे खतरे का समाधान कर चुका है। उसे अपनी कुछ देर पहले की बेबसी याद आती है। बाहर से वो बहुत बहादुरी की बातें कर रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर उसे खुद नहीं पता था कि वो और कितनी देर टिक पाता। ट्यूरॉन बस शांत स्वर में कहता है, सब ठीक है। उलझन में पड़ के कियोन पूछता है, क्या मतलब? तभी उसके पास मैजिक से भरी हुई एक चट्टान हवा में तैरने लगती है। उसे देखते हुए ट्यूरॉन आगे कहता है, अगर मेरा आखिरी अटैक काम कर गया है तो सब ठीक रहेगा। कियोन उसकी बात का मतलब समझ नहीं पाता। फिर अचानक सच्चाई उस पर बिजली की तरह गिरती है। कांपती हुई आवाज में वो पूछता है, क्या जो तुमने अभी किया वो तुम्हारी पूरी ताकत भी नहीं थी? वो इस बात को स्वीकार ही नहीं कर पा रहा था कि पहाड़ों में छिपा एक युवा मेज अकेले कॉर्प्स पपेट का शिकार कर सकता है। उसी पल बैटल हार्डन नाइट को एक बात साफ समझ आ जाती है, ये किसी ग्रामीण गांव के साधारण लड़के से हुई मुलाकात नहीं थी, ना ही ये किसी घर से भागे हुए नोबल युवक की लापरवाह डींगे थी। नहीं, ये कुछ पूरी तरह अलग था। कियोन अभी इसकी पूरी गहराई नहीं समझ पा रहा था, लेकिन शायद वो एक ऐसे मेज की कहानी की शुरुआत देख रहा था जो एक दिन पूरी दुनिया को उलट पुलट कर रख देगा। उधर ट्यूरॉन के चेहरे पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान उभरती है। वो मन ही मन स्वीकार करता है कि उसे भी हमेशा से ये जानने की जिज्ञासा रही है कि उसकी अपनी लिमिट्स आखिर कहां तक है। उसी समय जंगल के भीतर उसके सामने एक विशाल करप्टेड स्पेक्टर खड़ा हो जाता है। उसकी भयावह मौजूदगी पूरे जंगल पर दबाव डाल रही। उस युवा शेपर्ड को उस स्पेक्टर की शक्ति से निकलने वाले जबरदस्त प्रेशर ने पीछे की ओर धकेल दिया, लेकिन डरने के बजाय उसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान उभर आती है। उसके लिए ये अपनी असली लिमिट्स जानने का एकदम परफेक्ट मौका था। कुछ दूरी से नाइट कियोन चिल्लाकर उसे रोकने की कोशिश करता है। ऐसा मत करो। वो चेतावनी देता है कि चाहे ट्यूरॉन कितना भी टैलेंटेड क्यों ना हो, ये मॉन्स्टर अकेले सामना करने के लिए बहुत खतरनाक है। वो जोर देकर कहता है कि उन्हें मिलकर लड़ना चाहिए, लेकिन जैसे ही वो मदद करने के लिए आगे बढ़ने वाला होता है, स्पेक्टर अचानक सीधे उसी पर हमला कर देता है। अटैक उसके पास पहुंच पाता उससे पहले ही ट्यूरॉन अविश्वसनीय स्पीड से हरकत करता है। वो एक शक्तिशाली एनर्जी बर्स्ट छोड़ता है और उस अटैक को बीच में ही इंटरसेप्ट कर लेता है। इम्पैक्ट की गूंज पूरे जंगल में फैल जाती है, लेकिन ट्यूरॉन तुरंत समझ जाता है कि उसके अटैक का कोई असर नहीं हुआ। कियोन जोर से चिल्लाता है, तुम स्पेक्टर को फिजिकल अटैक से नहीं मार सकते। मॉन्स्टर बिना रुके लगातार आगे बढ़ता रहता है। खुद को डिसएडवांटेज में देखकर भी ट्यूरॉन शांत रहता है। वो आराम से पूछता है, तो फिर इसे मारना कैसे है? कियोन अपना हाथ आगे बढ़ाता है और स्पेक्टर की वीकनेस बताता है। जवाब सीधा था, फायर, या फिर कोई दूसरी उतनी ही एलिमेंटल और डिस्ट्रक्टिव शक्ति जैसे लाइटनिंग। उदाहरण देने के लिए कियोन एक फायर बॉल कास्ट करता है। वो सीधा जाकर मॉन्स्टर के कंधे पर लगता है। ट्यूरॉन बिना परेशान हुए टिट्ठणी करता है, लेकिन तुम्हारा अटैक भी तो काम नहीं किया। झुंझलाकर कियोन चिल्लाता है, बात वो नहीं है। फिर वो मैजिक के एक बुनियादी सिद्धांत को समझाना शुरू करता है। किसी जीवित प्राणी को प्रभावित करने के लिए एक मेज को कॉजालिटी स्थापित करनी पड़ती है, और कियोन को यकीन ही नहीं हो रहा था कि ट्यूरॉन जैसी ताकत रखने वाला व्यक्ति ये बात तक नहीं जानता। इतनी बुनियादी चीज और उसे उसके बारे में पता ही नहीं। अचानक कियोन के दिमाग में एक भयानक विचार कौंधता है।
उसके माथे पर पसीना आने लगता है। उसे एक ऐसी बात समझ आती है जो लगभग असंभव लगती थी। अगर टूरॉन मैजिक के सबसे बुनियादी सिद्धांत तक नहीं जानता तो इसका मतलब असल मॉन्स्टर को उसी ने मारा होगा और उसकी गलत हैंडलिंग की वजह से ही वो क्रीचर स्पेक्टर में बदल गया होगा। ये सोचकर कियोन का दिल जोर से धड़क उठता है, क्योंकि अगर ये सच था तो टूरॉन की रॉ पावर उसकी कल्पना से भी कहीं ज्यादा भयानक थी। और अगर ये सच है तो इसका मतलब था कि टूरॉन ने अपनी पूरी जिंदगी में तभी मैना अब्सॉर्ब ही नहीं किया था। कियोन उसे एकदम सटीक निर्देश देता है, सिर्फ फायर इग्नाइट मत करो, तुम्हें फायर खुद क्रिएट करनी होगी और फिर उसे लॉन्च करना होगा। वो अब भी हैरान था, कोई इंसान बिना किसी ट्रेनिंग के इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है। कियोन की सलाह सुनकर टूरॉन एक बार फिर कोशिश करने की तैयारी करता है। इस बार वो वेटरन नाइट के निर्देशों का ध्यानपूर्वक पालन करता है। वो गहराई से कॉन्सेंट्रेट करता है और उसकी हथेली में शून्य से एक शुद्ध चटकती हुई फ्लेम प्रकट हो जाती है। कियोन ध्यान से देखता है, एक मेज के लिए फायर क्रिएट करना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन उसे कंट्रोल करना पूरी तरह अलग स्तर की ट्रेनिंग मांगता था। फिर भी उसकी हैरानी की सीमा नहीं रहती जब टूरॉन ये काम तुरंत कर लेता है। सिर्फ एक हाथ के इशारे से वो आग का एक विशाल वॉर्टेक्स बना देता है। उसका कंट्रोल ऐसा था जिसे हासिल करने में सामान्य मेजिस को सालों लग जाते। टूरॉन मजबूती से अपने पैर जमीन पर जमा देता है। वो अपनी सारी शक्ति छोड़ने की तैयारी कर रहा था और फिर वो मानो नरक ही खोल देता है। उसके हाथ से फ्लेम्स की एक भयानक टॉरेंट फूट पड़ती है और स्पेक्टर की ओर दौड़ जाती है। अटैक बिल्कुल निशाने पर लगता है। आग का समुद्र स्पेक्टर की चमकती हुई आग को पूरी तरह निगल जाता है। कुछ ही सेकंडों में क्रीचर आग की लपटों में घिर जाता है। उसका शरीर मरोड़ खाने लगता है। वो तड़पता है, छटपटाता है, जबकि उसका अस्तित्व धीरे धीरे बिखरने लगता है। जीत अब सामने दिखाई दे रही थी। ये देखकर कियोन एक आखिरी चेतावनी देता है, फोकस बनाए रखो, फ्लेम्स में लगातार मैना डालते रहो, उन्हें बुझने मत देना। फिर वो पूरी ताकत से चिल्लाता है, तुम्हें इसे पूरी तरह जला देना होगा। टूरॉन अपनी कॉन्सेंट्रेशन नहीं तोड़ता। वो लगातार अपनी पावर उस इन्फर्नो में झोंकता रहता है। उसकी नजरें स्थिर और दृढ़ थीं। वो तब तक फ्लेम्स को फ्यूल देता रहता है जब तक स्पेक्टर का आखिरी निशान भी आग में निगल नहीं लिया जाता। गरजता हुआ फायर वॉर्टेक्स अपनी भयानक इंटेंसिटी पर पहुंच जाता है और अंततः उस मॉन्स्टर को राख में बदल देता है। जब आखिरकार आग शांत पड़ती है तो जंगल में फिर से सन्नाटा लौट आता है। कियोन अविश्वास से आसमान की ओर देखता है। वे सचमुच सफल हो गए थे। वे जीत गए थे। जो कुछ उसने अभी देखा था, कियोन अभी भी उसे पूरी तरह प्रोसेस करने की कोशिश कर रहा था। वो मन ही मन सोचता है कि ये स्पेक्टर बेहद खतरनाक और असाधारण रूप से शक्तिशाली था। सामान्य परिस्थितियों में इसे हराने के लिए कम से कम किसी नोबल क्लास मेज की जरूरत पड़ती। लेकिन फिर भी इस युवा लड़के ने, इस पहाड़ी शेपर्ड ने इसे अकेले नष्ट कर दिया था। उधर जली हुई जमीन और राख के बीच खड़ा टूरॉन चुपचाप सोचता है, क्या सच में सब खत्म हो गया है? कियोन, जो अभी भी सदमे से पूरी तरह बाहर नहीं निकला था, उसे चेतावनी देता है, अगर तुम नहीं चाहते कि स्पेक्टर फिर से रीजनरेट हो जाए तो तुम्हें इसकी बची हुई मैना एब्जॉर्ब करनी होगी। टूरॉन को यह करना नहीं आता था। वो सीधा पूछता है, मुझे क्या करना होगा? कियोन का जवाब सरल था, बस कल्पना करो कि तुम उस शक्ति को अपनी तरफ खींच रहे हो, मानो तुम उसे अपने अंदर ड्रेन कर रहे हो। टूरॉन कोशिश करने के लिए तैयार हो जाता है। वो अपनी आंखें बंद करता है और ध्यान केंद्रित करता है। तुरंत स्पेक्टर के अवशेषों से हरी ऊर्जा निकलनी शुरू हो जाती है। रेजिडुअल मैना उसकी ओर खिंचने लगती है। वो टूरॉन के हाथ की तरफ बहती हुई आती है और शुद्ध शक्ति के एक चमकते हुए ऑर्ब का रूप ले लेती है। अचानक टूरॉन की आंखें खुल जाती हैं। अब उनमें तीव्र हरी चमक जगमगा रही थी। ऊर्जा लगातार उसके शरीर में प्रवेश कर रही थी। उसका पूरा शरीर भीतर से चमकने लगता है। ऐसा महसूस हो रहा था मानो उसके अस्तित्व का हर हिस्सा नई शक्ति से भरकर ओवरलोड हो रहा हो। यह एहसास इतना तीव्र था कि उसकी आंखें अनायास फैल जाती हैं। कियोन उसे बताता है, तुम्हें एक तरह का प्लेजर महसूस होगा। लेकिन सच कहें तो उसे खुद भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। हैरानी से भरे स्वर में वो पूछता है, क्या सच में ये तुम्हारी पहली बार मैना एब्जॉर्ब करने की कोशिश है? टूरॉन शांत भाव से जवाब देता है, हाँ। ये सुनकर नाइट गहरी सोच में पड़ जाता है। आमतौर पर किसी व्यक्ति के फर्स्ट अवेकनिंग के बाद मैना उम्र के साथ धीरे धीरे बढ़ती है और उसे तेजी से बढ़ाने का सबसे प्रभावी तरीका होता है मॉन्स्टर्स को मारकर उनकी शक्ति एब्जॉर्ब करना। लेकिन टूरॉन के मामले में ये उसकी जिंदगी की पहली एब्जॉर्प्शन थी। फिर भी वो पहले से ही उस स्तर की मैजिक इस्तेमाल कर रहा था। इसका मतलब सिर्फ एक ही हो सकता था,
उसकी जन्मजात प्रतिभा, उसका इनेट पोटेंशियल पूरी तरह अलग लीग में था। कियोन अपनी हथेली की तरफ देखता है। अब उसे एहसास हो रहा था कि उसने अभी कितनी बड़ी चीज देखी है। ये युवा लड़का कोई साधारण शेपर्ड नहीं था। आखिरकार कियोन पहली बार उसे उसके नाम से पुकारता है, ट्यूरॉन। ट्यूरॉन उसकी तरफ देखता है। अब कियोन के स्वर में पहले जैसा अहंकार नहीं था, उसकी जगह सम्मान था। कियोन अपनी पहले की रूखी और अपमानजनक बातों के लिए माफी मांगता है और फिर वो सवाल पूछता है जो सब कुछ बदल देने वाला। कियोन कुछ देर झिझकने के बाद पूछता है, क्या मैं जान सकता हूं कि आप किस हाउस से संबंध रखते हैं? ट्यूरॉन सवाल का मतलब पूरी तरह नहीं समझ पाता। जवाब देने के बजाय वो कियोन का नाम लेता है और उसकी घायल बांह की ओर इशारा करता है। घाव से अब भी खून टपक रहा था। वो उसे याद दिलाता है, आप घायल हैं। कियोन अपनी सोच से बाहर आता है। फिर वो ट्यूरॉन की मदद स्वीकार कर लेता है और दोनों वापस कैबिन की ओर लौट जाते हैं। अंदर सुरक्षित पहुंचने के बाद ट्यूरॉन उसकी बांह पर पट्टी बांधता है। रात शांत थी, लेकिन कियोन का मन शांत नहीं था। वो लगातार उस असंभव शक्ति के बारे में सोच रहा था जिसे उसने आज अपनी आंखों से देखा था। जब ट्यूरॉन रात का खाना परोसता है तो कियोन एक बार फिर माफी मांगता है। वो कहता है, मेरी तरफ से बहुत बदतमीजी हुई कि मैंने आपके जैसे सम्मानित व्यक्ति को मेरी सेवा करने दी। ट्यूरॉन तुरंत सिर हिलाता है, मैं कोई खास इंसान नहीं हूं। वो कियोन को याद दिलाता है, मैं तो बस एक शेफर्ड हूं। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरा पिता कौन था। फिर वो गंभीर चेहरे के साथ कहता है, कृपया ऐसा कहना बंद कीजिए। उसके चेहरे के भाव देखकर कियोन सहमत हो जाता है, लेकिन उसके मन की जिज्ञासा अभी भी खत्म नहीं हुई थी। वो पूछता है, इतना शक्तिशाली मेज एक साधारण शेफर्ड की तरह क्यों जी रहा है? ये जीवन आपके लिए बना हुआ नहीं लगता? तब ट्यूरॉन असली वजह बताता है। ये उसकी मां की आखिरी इच्छा थी, या यूं कहें उसकी मृत्यु से ठीक पहले उससे लिया गया एक वादा। उसकी मां ने उसे चेतावनी दी थी, अगर लोगों को पता चल गया कि वो एक मेज है तो लोलैंड्स के लोग उसका इस्तेमाल करेंगे और जब उनका काम पूरा हो जाएगा तो उसे फेंक देंगे। ये सुनकर कियोन बस इतना कहता है, तुम्हारी मां बहुत बुद्धिमान थी। ट्यूरॉन ये सुनकर उलझ जाता है। वो स्वीकार करता है कि उसे हैरानी हो रही है। उसे लगा था कि कियोन उसकी मां को जरूरत से ज्यादा प्रोटेक्टिव कहेगा, लेकिन नाइट उसे भरोसा दिलाता है वो पूरी तरह गलत नहीं थी। महान शक्ति हमेशा संघर्ष को अपनी ओर खींचती है। उदाहरण के तौर पर वो 20 साल से कुछ अधिक पुराने एक महान युद्ध का जिक्र करता है। एक भयंकर युद्ध जो हाउस अरेबियन और महान हाउस सार के बीच लड़ा गया था। कियोन उस समय हाउस अरेबियन की सेवा करता था। उसकी आवाज में दुख भर जाता है जब वो उन दिनों को याद करता है। उस संघर्ष में अनगिनत लोग मारे गए थे। उस समय अरेबियन के पास लगभग 3000 नाइट्स थे, लेकिन उनमें से 900 से भी अधिक युद्ध में मारे गए, यानी उनकी कुल सेना का लगभग 1/3 हिस्सा हमेशा के लिए खत्म हो गया था। उदास चेहरे के साथ कियोन आगे कहता है, दुर्भाग्य से मेरे करीब का हर इंसान उसी 1/3 में शामिल था। ये बात सुनकर ट्यूरॉन कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो जाता है। कियोन की यादें फिर से जाग उठती हैं। उसे अपना दोस्त जूरॉर याद आता है, जो युद्ध खत्म होने के बाद एक लॉन्ड्री खोलने का सपना देखता था। उसे अपना मेंटोर हार्मन याद आता है, जो हमेशा उसे डांटते हुए कहता था कि उसे अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। और सबसे दर्दनाक याद उसकी प्यारी पत्नी और उसके बेटे की थी। वे सभी हाउस सार के हाथों बेरहमी से मार दिए गए थे। उन सब में से केवल कियोन ही जीवित बच पाया था। इसीलिए वो ट्यूरॉन से कहता है, तुम्हारी मां सही थी। एक नाइट की जिंदगी किसी आम इंसान की जिंदगी से भी ज्यादा आसानी और ज्यादा बेकार तरीके से खत्म हो सकती है। लेकिन फिर वो जोड़ता है, हालांकि एक बात में वो गलत थी, तुम्हारी प्रतिभा को लेकर। ट्यूरॉन उलझन में उसकी ओर देखता है। कियोन स्वीकार करता है, ये बात कहते हुए मुझे शर्म आ रही है, खासकर अपनी वर्तमान हालत में। लेकिन मैं कोई साधारण नाइट नहीं हूं, मैं काफी कुशल नाइट हूं। फिर वो स्पेक्टर की ओर इशारा करता है, और फिर भी जिस स्पेक्टर को मैं नहीं हरा सका उसे तुमने आसानी से नष्ट कर दिया। वो गंभीर स्वर में आगे कहता है, तुम्हारी पोटेंशियल सिर्फ नाइट के स्तर की नहीं है, कम से कम तुम एक नोबल के स्तर पर खड़े हो, और नोबल्स के बीच भी तुम्हारी एप्टीट्यूड फर्स्ट रेट मानी जाएगी। ट्यूरॉन हैरानी से पूछता है, लेकिन मेरी मां तो कहती थी कि मेरे पिता एक नाइट थे, तो क्या उन्होंने मुझसे झूठ बोला था? कियोन सिर हिलाता है, जरूरी नहीं। वो समझाता है कि कभी कभी दुर्लभ परिस्थितियों में नोबल्स के घर कम पोटेंशियल वाला बच्चा पैदा हो सकता है, और उसी तरह किसी नाइट के घर नोबल क्लास एप्टीट्यूड वाला बच्चा भी जन्म ले सकता है। इसी वजह से कियोन एक सुझाव देता है। वो धीरे धीरे खड़ा होता है और कहता है, मुझे लगता है कि तुम्हें ये पहाड़ी छोड़ देनी चाहिए और बाहर की बड़ी दुनिया में कदम रखना चाहिए। स्वाभाविक रूप से ट्यूरॉन पूछता है, क्यों? कियोन का जवाब सीधा था, क्योंकि मानव जाति को और अधिक नोबल्स और नाइट्स की जरूरत है।
फिर वो एक ऐसी सच्चाई बताता है जिसके बारे में ट्यूरॉन ने कभी गंभीरता से नहीं सोचा था। इंसान अभी दुनिया के निर्विवाद शासक नहीं बने हैं। बहुत पहले देवताओं ने दूसरी जातियों को इस दुनिया से निकाल बाहर किया था, लेकिन वे पूरी तरह खत्म नहीं हुए। वे अब भी अंधेरों में छिपे हुए हैं और सही मौके का इंतजार कर रहे हैं ताकि वापस लौट सकें। क्योन की आंखों में निराशा झलकती है और इस लगातार बने रहने वाले खतरे के बावजूद नोबल्स अपनी ताकत एक दूसरे से लड़ने में बर्बाद कर रहे हैं, जबकि उन्हें असली दुश्मन के खिलाफ एकजुट होना चाहिए। क्योन आगे कहता है, इस युग को ट्यूरॉन जैसे शक्तिशाली और दयालु नोबल्स की सख्त जरूरत है, लेकिन उससे भी बढ़कर वो सीधे असली मुद्दे पर आ जाता है। वो ट्यूरॉन से पूछता है, क्या तुम सच में एक साधारण शेफर्ड की जिंदगी जीकर संतुष्ट हो? ये सवाल सुनकर ट्यूरॉन गहरी सोच में डूब जाता है। ये प्रश्न उसके मन में बार बार गूंजने लगता है। अगर वो पहाड़ छोड़कर नीचे दुनिया में जाए तो उसे क्या हासिल हो सकता? कियोन जवाब देता है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि तुम क्या चाहते हो। वेल्थ, फेम, अथॉरिटी, फैमिली, फ्रेंडशिप, इनमें से कोई भी चीज पहाड़ पर अकेले रहकर आसानी से नहीं मिल सकती। दरवाजे की ओर बढ़ते हुए वो ट्यूरॉन को संभावनाओं की कल्पना करने के लिए कहता है, तुम मेरी तरह दुनिया घूम सकते हो, मॉन्स्टर्स का शिकार कर सकते हो, एक एक्सप्लोरर बन सकते हो और अनजान जगहों की खोज कर सकते हो, या फिर किसी नोबल हाउस द्वारा अडॉप्ट किए जा सकते हो और शक्ति के रास्ते पर चल सकते हो। कुछ देर बाद ट्यूरॉन कैबिन से बाहर निकलकर रात के आसमान की ओर देखता है। कियोन हल्की मुस्कान के साथ स्वीकार करता है, अब जब मैं खुद अपनी बात सुन रहा हूँ, मुझे लगता है मैं सही कह रहा हूँ। इनमें से कोई भी रास्ता भेड़ों को चराने से कहीं ज्यादा दिलचस्प होगा। पहली ट्यूरॉन अपने दिल की बात स्वीकार करता है। सच कहूं तो मुझे बाहर की दुनिया के बारे में थोड़ी जिज्ञासा होने लगी है। ये सुनकर कियोन संतोष से मुस्कुराता है। हालांकि उसे डर भी था कि कहीं वो ट्यूरॉन को झूठी उम्मीदें तो नहीं दे रहा। फिर भी वो कहता है, तुम जो भी रास्ता चुनोगे मैं तुम्हारा समर्थन करूंगा। अचानक वो विषय बदल देता है और पूछता है, वैसे तुम्हारी ब्लड लाइन एबिलिटी क्या है? ट्यूरॉन स्वाभाविक रूप से उलझ जाता है। उसे बिल्कुल समझ नहीं आता कि कियोन किस बारे में बात कर रहा है। कियोन तुरंत माफी मांगता है। उसे फिर याद आ जाता है कि ट्यूरॉन को मैजिक की दुनिया के बारे में बहुत कम जानकारी है। तब वो समझाना शुरू करता है, ब्लड लाइन एबिलिटी एक ऐसी विशेष क्षमता होती है जो इंसान को अपने पूर्वजों से विरासत में मिलती है। असल में यही चीज नोबल्स को साधारण नाइट से अलग बनाती है। फिर वो पूछता है, क्या कोई ऐसा स्पेल है जिसे सीखना तुम्हारे लिए असामान्य रूप से आसान रहा हो, या कोई ऐसी विशेष स्किल जो तुम्हारे पास हो लेकिन जिसके लिए मैजिक की जरूरत ना पड़ती हो? ट्यूरॉन कुछ पल सोचता है। उसे समझ नहीं आता कि क्या उसकी असाधारण फिजिकल स्ट्रेंथ इसके अंतर्गत आती है। लेकिन कियोन तुरंत स्पष्ट करता है, नहीं, सिर्फ ताकत की बात नहीं। माना होने से हर मेज का शरीर स्वाभाविक रूप से मजबूत हो जाता है, इसलिए केवल शारीरिक शक्ति को ब्लड लाइन एबिलिटी नहीं माना जाए। कुछ देर सोचने के बाद ट्यूरॉन आखिरकार जवाब देता है। वो कहता है कि उसकी स्मेल की सेंस बहुत तेज है और वो पत्थर फेंकने में भी काफी अच्छा है। कियान सोचते हुए सिर हिलाता है। असाधारण सेंस ऑफ स्मेल वास्तव में एक ब्लड लाइन एबिलिटी मानी जा सकती है। और जहां तक पत्थर फेंकने की स्किल की बात है, थ्रोन वेपन्स में प्रोफिशिएंसी हाउस अरेबियन के ट्रेड्स में से एक है। हालांकि ये काफी कॉमन ट्रेट है। दिलचस्पी लेते हुए कियान उससे और विस्तार से बताने को कहता है। ट्यूरॉन उसकी अचानक बढ़ी हुई रुचि को समझ ना पाकर बस बताना शुरू कर देता है। जैसे जैसे कियान उसकी बात सुनता है, उसके चेहरे के भाव धीरे धीरे बदलने लगते हैं। ट्यूरॉन यह देखकर पूछता है, क्या हुआ? नाइट अपनी मुट्ठी भींच लेता है। उसके मन में एक भयानक शक पैदा होने लगता है। ट्यूरॉन फिर पूछता है, आप इतना अजीब व्यवहार क्यों कर रहे हैं? कियान उसकी ओर स्थिर नजर से देखता है और कहता है, मुझे लगता है कि मैं जानता हूं तुम्हारी एबिलिटीज किस हाउस से सबसे ज्यादा मिलती हैं। ट्यूरॉन का दिल कस जाता है। वो पूछता है, कौन सा हाउस? कियान का चेहरा गंभीर हो जाता है। गंभीर आवाज में वो कहता है, एक महान हाउस, एक ऐसा हाउस जो अपने हंटर्स और ट्रैकर्स के लिए प्रसिद्ध है। सच बताने से पहले कियान के दिमाग में पुराने नरसंहार की यादें चमक उठती हैं। आखिरकार वो नाम बोलता है, हाउस सौर। वही हाउस जिसने कभी हाउस अरेडियन के खिलाफ युद्ध छिड़ा था। ये नाम हवा में भारी होकर लटक जाता है, इतिहास और खून की यादों से भरा हुआ। ट्यूरॉन वहीं ठिठक जाता है। उसकी आंखें फैल जाती हैं। पहेली का आखिरी टुकड़ा अपनी जगह पर आ जाता है और अचानक सब कुछ भयानक रूप से स्पष्ट हो जाता है। ये सच्चाई कि वो महान हाउस सौर से संबंध रखता है, उसी हाउस से जो उस आदमी के दुश्मनों का कबीला था जिसने उसकी जान बचाई थी। उसे पूरी तरह निशब्द कर देती है। वह कीन की ओर देखता है, उस भयानक सच्चाई को समझने की कोशिश करते हुए, यह जानकर कि उसकी रगों में उसी हाउस का खून बह रहा है जो उस बूढ़े आदमी के दुश्मन थे।
उसके भीतर एक अनजाना अपराध बोध भर जाता है। उसे समझ नहीं आता कि क्या कहे। क्या उसे उन रिश्तेदारों के कर्मों के लिए माफी मांगनी चाहिए जिन्हें वह कभी जानता तक नहीं था, जो उसके लिए पूरी तरह अजनबी थे? तभी कियान उसका नाम पुकारता है और उसकी सोच का सिलसिला टूट जाता है। तुरान बस उसे एल्डर कहकर ही जवाब दे पाता है। बूढ़ा नाइट उसके कंधे पर हाथ रखता है और कहता है, इतना परेशान चेहरा मत बनाओ। उसकी आवाज शांत थी, उसमें जरा भी नाराजगी या रिजेंटमेंट नहीं था। फिर भी तुरेन खुद को जिम्मेदार महसूस करने से नहीं रोक पाता। वो जोर देकर कहता है, उस युद्ध से मेरा कोई संबंध नहीं था। सिर्फ अपने खून की वजह से आंका जाना उसे भीतर से परेशान कर रहा था। कियान हल्की मुस्कान के साथ कहता है, ये बड़ों की बातें हैं। फिर वो समझाता है, खून को और खून से धोने की कोशिश सिर्फ संघर्ष का एक अंतहीन चक्र पैदा करती है। उसकी परिपक्वता से प्रभावित होकर तुरेन सीधे उससे पूछता है, क्या आपको किसी बात का पछतावा नहीं है? कियान उलझकर पूछता है, तुम्हारा क्या मतलब है? युवा तुरेन उसे उसकी पहले की सलाह याद दिलाता है, वही सलाह जिसमें उसने उसे पहाड़ से नीचे उतरकर दुनिया देखने को कहा था। कियान समझाता है कि अगर तुरेन अपनी असाधारण एबिलिटीज के साथ शक्ति का पीछा करेगा तो अंततः वो हाउस सहार में शामिल हो जाएगा। फिर भी बूढ़ा नाइट उसे भरोसा दिलाता है, मुझे तुम्हारे चरित्र पर पूरा विश्वास है। ये सुनकर तुरेन हैरान रह जाता है। कियान उसे याद दिलाता है, तुमने मेरी जान बचाई थी, जबकि ऐसा करने का मतलब था अपनी वो पहचान उजागर करना जिसे तुमने पूरी जिंदगी छिपा कर रखा था। कियान का मानना था कि अगर तुरेन जैसा व्यक्ति कभी हाउस सहार में ऊंचे पद तक पहुंच जाए तो शायद वो भविष्य में एक और भयानक युद्ध होने से रोक सके। तुरेन चुपचाप उसकी बात सुनता रहता है। उस संभावना का भार वो स्पष्ट रूप से महसूस कर रहा था। माहौल हल्का करने की कोशिश में कियान कहता है, इसके बारे में ज्यादा मत सोचो, वैसे भी तुमने अभी कोई फैसला नहीं किया है। लेकिन तुरेन बीच में ही उसे रोक देता है। वो कहता है, नहीं, अब मेरे विचार साफ हैं। कियान उसकी ओर देखता है। उसे तुरेन के इस अचानक आए दृढ़ निश्चय पर जिज्ञासा होती है। आंखों में नए आत्मविश्वास के साथ तुरान घोषणा करता है, मैंने अपना फैसला कर लिया है। मैं पहाड़ से नीचे उतरकर देखने की कोशिश करना चाहता हूं। कियान संतोष से मुस्कुराता है। उसे यह फैसला पसंद आता है, लेकिन वो तुरान से कहता है, जल्दबाजी मत करो, अभी सही समय नहीं आया है। तुरान ऐसी दयालुता दिखाते हुए जो बूढ़े नाइट को गहराई से छू जाती है, कहता है कि वो तब तक पहाड़ से नीचे नहीं उतरेगा जब तक कियान का घाव ठीक नहीं हो जाता। हालांकि कियान जोर देकर कहता है कि यह सिर्फ एक मामूली खरोंच है, फिर भी उसकी आवाज नरम पड़ जाती है। वो तुरान की अच्छाई को महसूस कर रहा था। सीन फिर कैबिन के अंदर लौटता है जहां एक पार्ट शुरू होने वाला था। कियान मैजिक की बुनियादी बातें समझाना शुरू करता है। वो कहता है कि सबसे जरूरी आवश्यकता है मैना, जिसे आमतौर पर की टू ओमनीपोटेंस कहा जाता है। तुरान ये बात सुनते हुए धीरे से दोहराता है। तब कियान स्पष्ट करता है, इसका मतलब पूर्ण शक्ति नहीं है। मैजिक इस्तेमाल करने के लिए किसी व्यक्ति के पास उससे कंपैटिबल मैना होना चाहिए। टेबल पर बैठे हुए तुरान पूछता है, ये कॉम्पैटिबिलिटी किस चीज से तय होती है? कियान 3 उंगलियां उठाता है और समझाता है कि मैजिक की कठिनाई मुख्य रूप से 3 फैक्टर्स पर निर्भर करती है, ब्लड लाइन, अफिनिटी और कॉजैलिटी। वो सबसे पहले ब्लड लाइन से शुरू करता है। ये एक इनहेरिटेड पावर है, ऐसी शक्ति जो इंसान को अपने जन्म के साथ मिलती है। ये ज्यादातर उन नोबल्स में पाई जाती है जो नाइट्स नहीं होते। बात को सरल बनाते हुए कियान पूछता है, क्या तुम मैजिक से मेरे घाव ठीक कर सकते हो? तुरान स्वीकार करता है, ये बहुत कठिन होगा, खासकर मेरी ब्लड लाइन की वजह से। उदाहरण देने के लिए कियान दक्षिण के रोबिस्टार लिनियज का जिक्र करता है। उनके लिए कुछ प्रकार की मैजिक इतनी स्वाभाविक होती हैं कि वे बिना किसी ट्रेनिंग के उनका उपयोग कर सकते हैं। एक ऐसी शक्ति जो सीधे उनकी विरासत से आती है। पार्ट को ध्यान से समझते हुए तुरन दूसरे फैक्टर के बारे में पूछता है, अफिनिटी क्या है? कियान जवाब देता है, फेमिलियरिटी, यानी परिचित होना। वो समझाता है कि एक मेज उन कामों को अधिक आसानी से कर पाता है जिनका उसे अनुभव या आदत हो। तुरंत इसे अपने अनुभव से जोड़ता है। उसे याद आता है कि उसने फायरबॉल लगभग उसी तरह बनाया था जैसे वो पत्थर फेंकता है। बूढ़ा नाइट उसकी बात की पुष्टि करता है, बिल्कुल सही। अगर तुमने केवल शून्य से आग बनाने की कोशिश की होती बिना उस फेमिलियरिटी के, तो तुम वही स्पीड या वही पावर हासिल नहीं कर पाते। आखिरकार कियान सबसे आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत पर पहुंचता है, कॉजैलिटी। वो स्वीकार करता है कि ये इतना जटिल विषय है कि वो खुद भी इसे पूरी तरह नहीं समझता। समझाने के लिए वो एक उदाहरण देता है। वो कहता है कि अगर ट्यूरॉन सीधे माना का इस्तेमाल करके उसे मारने की कोशिश करे तो शायद उसे अपने सिर के अंदर बस एक हल्की सी रोशनी महसूस होगी, उससे ज्यादा कुछ नहीं। वो एक बेअसर स्पेल होगा। कियान अपनी माना को मेज पर रखे एक कप में केंद्रित करता है। वो प्रॉपर कॉजैलिटी की अनुपस्थिति से होने वाली घटना का प्रदर्शन करता है। कप के अंदर का पानी मुश्किल से थोड़ा सा उबलता है,
फिर वो समझाता है कि जब किसी इच्छित परिणाम के लिए उपयुक्त कारण मौजूद नहीं होता तो उस काम को पूरा करना असाधारण रूप से कठिन हो जाता है। अपनी सीट पर बैठे हुए टूरॉन कुछ क्षण सोचता है, फिर वो कहता है कि उसे लगता है अब वो समझ गया है। वो एक छोटी सी लॉ बनाकर इसका प्रदर्शन करता है। वो कहता है कि अगर वो कियान को मारना चाहता तो उसकी मौत की सिर्फ इच्छा करके माना बर्बाद करने के बजाय उसे एक कारण देना पड़ता, जैसे आग पैदा करना और फिर उसे उसकी ओर छोड़ना, क्योंकि ये घटनाओं की एक अधिक स्वाभाविक श्रृंखला है। कियान हैरानी से खड़ा हो जाता है। उसे विश्वास नहीं होता कि इस युवा ने इतना अमूर्त सिद्धांत इतनी जल्दी समझ लिया। मजाक में वो कहता है, तुम मेज बनने के बजाय स्कॉलर भी बन सकते थे। सोच में डूबा हुआ टूरॉक एक और सवाल पूछता है, अगर मैं सामान्य जानवरों को अपनी इच्छा से नियंत्रित कर सकता हूं तो मैजिकल बीस्ट्स अलग क्यों हैं? कियान जवाब देता है कि अंतर उनकी माना में है। पाठ जारी रहता है। खिड़की के बाहर एक भेड़ चुपचाप उनकी चर्चा सुनती हुई प्रतीत होती है। टूरॉक एक लंबी सांस छोड़ता है। वो स्वीकार करता है कि मैजिक बिल्कुल भी आसान नहीं है। कियान सहमति में सिर हिलाता है। वो जोड़ता है कि एक उत्कृष्ट मेज सिर्फ मैना का उपयोग नहीं करता, वो उसके पीछे के सिद्धांतों को भी समझता है। तभी ट्यूरॉक के मन में एक विचार आता है। वो पूछता है, क्या सहीर ब्लड लाइन के पास भी कोई विशेष मैजिक होती है? कियान इसकी पुष्टि करता है। वो बताता है कि वे स्टेल्थ और ट्रैकिंग में विशेषज्ञ होते हैं। फिर वो ट्यूरॉक को इसे आजमाने के लिए प्रोत्साहित करता है। ट्यूरॉक अपनी कुर्सी से उठ खड़ा होता है और चुनौती स्वीकार कर लेता है। अपनी आंखें बंद करके ट्यूरॉक ध्यान केंद्रित करता है। उसकी इच्छा बहुत सरल थी। वो नहीं चाहता था कि कोई उसे देख सके, लेकिन वो इससे भी आगे जाता है। वो चाहता है कि ना तो उसकी गंध महसूस की जा सके और ना ही उसकी कोई आवाज सुनी जा सके। एक क्षण के लिए प्रकाश उसे चारों ओर से घेर लेता है। उसकी मैना उसकी इच्छा का जवाब देती है और उसकी ब्लड लाइन की शक्ति सक्रिय हो जाती है। कियान उत्सुकता से उसकी ओर मुड़ता है। वो सोच रहा था कि क्या युवा लड़का अपनी पहली ही कोशिश में सफल हुआ है। फिर वो देखता है, या यूं कहें कि नहीं देख पाता। ट्यूरॉक पूरी तरह गायब हो चुका था। जहां वह खड़ा था वहां फर्श पर बस हल्की सी रोशनी का एक निशान बचा था। अनुभवी नाइट अपने आश्चर्य को छिपा नहीं पाता। उसके माथे पर ठंडे पसीने की एक बूंद उभर आती है। वह जोर से स्वीकार करता है, वह सफल हो गया। मैं उसे बिल्कुल नहीं देख पा रहा। उसके चेहरे की एक मांसपेशी हल्के से फड़कती है। युद्ध के वर्षों के अनुभव के बावजूद यह क्षमता इतनी परिपूर्ण थी कि उसे बेचैन कर रही थी। जो कमरा कुछ क्षण पहले 2 लोगों से भरा हुआ था, अब पूरी तरह खाली महसूस हो रहा था। ट्यूरॉक की स्टेल्थ पूर्ण थी। अचानक हवा में हल्का सा विकार पैदा होता है और ड्यूरॉक उतनी ही खामोशी से दोबारा प्रकट हो जाता है जितनी खामोशी से वह गायब हुआ था। वह अपनी मुट्ठी भींचता है और अपने रक्त में छिपी हुई शक्ति को महसूस करता है। वह खुद स्वीकार करता है कि यह एक भयावह क्षमता है। उसे याद आता है कि अरेबियन युद्ध के दौरान नाइट्स इसी शक्ति से सबसे ज्यादा डरते थे। केन सहमति में सिर हिलाता है। वह कहता है कि यह शक्ति असामान्य रूप से ताकतवर है, लेकिन वह उसे चेतावनी भी देता है, यह अजय नहीं है, इसे रोकने के तरीके मौजूद हैं। प्रदर्शन पूरा होने के बाद केन उसे मैजिकल ट्रेनिंग के कई तरीके सिखाने की पेशकश करता है। ट्यूरन, जो अब भी अपनी ब्लड लाइन और वंश को लेकर सचेत था, धीमी आवाज में पूछता है, क्या आप उस परिवार के मेज को कुछ ज्यादा ही नहीं सिखा रहे? आखिर वे आपके दुश्मन हैं। केहॉन उसकी ओर पीठ कर लेता है, फिर उसे याद दिलाता है, तुमने सिर्फ मेरी जान नहीं बचाई थी, तुमने मेरी देखभाल भी की। और फिर वह जोड़ता है, वैसे भी मैं तुम्हें इसकी सबसे बड़ी वजह पहले ही बता चुका हूं। अपना हाथ सीने पर रखते हुए और उसकी आंखों में पूरी दृढ़ता के साथ देखते हुए केन फिर वही बात दोहराता है, मैं तुम्हारे चरित्र पर भरोसा करता हूं। उसके लिए ये बात किसी भी पुरानी दुश्मनी से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण थी। दृश्य बदल जाता है। तुरान गांव में नीचे आता है। वो सबको अपने जाने की सूचना देने आया था। ये सुनकर गांव का मुखिया रैबिस अविश्वास और गुस्से से भर जाता है। यात्रा के लिए पूरी तरह तैयार तुरान बिना किसी भाव के खड़ा रहता है और रैबिस की ऊंची आवाज में की जा रही डांट सुनता रहता है। मुखिया उसे फटकारते हुए कहता है कि बिना किसी से सलाह किए वो गांव छोड़कर कैसे जा सकता है। फिर वो पूछता है, अब भेड़ों की देखभाल कौन करेगा? इस बार तुरन की आवाज में ऐसी ठंडक थी जैसी गांव वालों ने पहले कभी नहीं देखी थी। वो कहता है, नया शेपर्ड ढूंढना तुम्हारी समस्या है और मैं अपनी चीजों के साथ क्या करता हूं उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद वो उन्हें एक अंतिम विकल्प देता है, या तो तुम मेरी भेड़ें उचित कीमत पर खरीद लो या फिर मैं उन सबको खुला छोड़ दूंगा और यहां से चला जाऊंगा। उसके बाद जो भी परिणाम होंगे उनसे तुम्हें खुद निपटना पड़ेगा।
गांव वाले एकदम चुप हो जाते हैं। एक आदमी बहादुरी दिखाने की कोशिश करता है। वो कहता है कि वे खुद भेड़ों को पकड़ लेंगे, लेकिन चीफ रैबिस की तरफ देखते हुए उसकी आवाज कांपने लगती है। रैबिस उसे एक तीखी नजर से घूरता है और वो तुरंत चुप हो जाता है। मुखिया अच्छी तरह जानता था कि ये युवा शेपर्ड मजाक नहीं कर रहा। वो समझता था कि तुरान उन लोगों में से हैं जो कहते हैं वही करते हैं। उसे और उकसाने से कुछ हासिल नहीं होगा। आखिरकार रैबिस हार मान लेता है। ठीक है, मैं समझ गया, वो बड़बड़ाते हुए कहता है। फिर तुरान को सिक्कों से भरी एक भारी थैली थमा देता है। कुछ समय बाद तुरान और क्यान गांव से दूर जाते हुए दिखाई देते हैं। युवा आदमी अपनी जिंदगी का वो एकमात्र जीवन पीछे छोड़ रहा था जिसे वे अब तक जानता था। सौदा हो चुका था। यात्रा के दौरान कियान उससे पूछता है, क्या तुम चाहते हो कि मैं गांव वालों से वो मुआवजा भी वसूल कर दूं जो वे अभी भी तुम्हारे ऊपर किए गए सारे कामों के बदले देते हैं? तुरान तुरंत मना कर देता है। वो कहता है, वैसे भी मेरा उसे लेने का कभी इरादा नहीं था। फिर वो जोड़ता है, और मैजिकल बीस्ट नोएल को पकड़ने वाले भी आप ही थे। कियान उसके फैसले को स्वीकार कर लेता है। तुरान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आती है। फिर वो घोषणा करता है, लगता है अब हमारे अलग होने का समय आ गया है। वे सड़क के एक दोराहे पर पहुंचते हैं। कियान रुक जाता है। वो पुष्टि करता है कि उनकी राहें यहीं से अलग होती हैं। हल्की सी मुस्कान के साथ वो तुरान से माफी मांगता है। वो कहता है कि उसने साथ यात्रा करने का उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया, इसके लिए उसे बुरा लग सकता है, लेकिन सच ये है कि वो अकेले यात्रा करने में ज्यादा सहज महसूस करता है। तुरान को इसका जरा भी बुरा नहीं लगता। वो तुरंत कहता है कि इसमें कोई समस्या नहीं है। फिर वो पूरी ईमानदारी से कियान का धन्यवाद करता है उन सभी चीजों के लिए जो उसने उसके लिए की थी। उसके चेहरे पर एक स्नेह भरी, लगभग पिता जैसी मुस्कान दिखाई देती है। कियान उसे विदा कहता है और उसकी यात्रा के लिए सावधान रहने को कहता है। तुरान भी मुस्कुराता है। वो जवाब देता है, उम्मीद है अगली बार जब हम मिले तो परिस्थितियां ज्यादा अच्छी हों। इसके बाद वो वहीं खड़ा रहता है। लंबे समय तक वो कियान को जाता हुआ देखता रहता है। धीरे धीरे उसकी आकृति छोटी होती जाती है और अंत में जंगल के भीतर गायब हो जाती है। बहुत बाद में जाकर तुरान समझ पाता है कि वो बूढ़े नाइट के साथ हमेशा इतने सम्मान और औपचारिकता से पेश क्यों आता था। तभी उसके बचपन की एक याद उभरती है। हालांकि उसे अपनी माँ का प्यार कभी कम नहीं मिला था, फिर भी उसके दिल के किसी कोने में हमेशा एक खालीपन मौजूद था। वो एक पिता जैसी शख्सियत चाहता था, कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी ओर वो देख सके, कोई ऐसा जिससे वो सीख सके, कोई ऐसा जो उसे उस इंसान की ओर मार्गदर्शन दे सके जैसा वो बनना चाहता था। बिना खुद जाने कियान ने उसकी जिंदगी की उस खाली जगह को भर दिया था। उस विदाई के साथ तुरान का अतीत भी पीछे छूट गया, ठीक वैसे जैसे रेगिस्तान की हवा रेत पर बने पैरों के निशान मिटा देती है। अब उसकी असली यात्रा शुरू हुई थी और वही यात्रा उसे एक वीरान बंजर भूमि तक ले आती। पत्थरों और टूटी हुई घाटियों से भरे एक उजाड़ क्षेत्र में, जहां उसके साथ केवल सीटी बजाती हुई हवा थी। नई क्लोक पहने हुए और अपनी पीठ पर सामान का बैग लटकाए हुए ट्यूरैन विशाल रेगिस्तान में अकेला आगे बढ़ता है। हवा बहुत तेज चल रही थी, लेकिन वो चलता रहता है। अपने हुड को ठीक करते हुए वो अपने सामने खुल रही नई दुनिया को देखता और खोजता जाता है। अचानक उसकी नजर दूर किसी हरकत पर पड़ती है। कुछ उसकी निगाह में आया था। क्षितिज की ओर देखते हुए उसे कई हुड पहने हुए लोग दिखाई देते हैं। पहली नजर में उसे लगता है कि शायद वे गांव के बीच यात्रा करने वाले व्यापारी हों। अच्छा है, वो मन ही मन सोचता है, ये एकदम सही मौका है। वो उनके पास जाने का फैसला करता है। उसका इरादा सिर्फ इतना था कि वो उनसे सबसे नजदीकी शहर का रास्ता पूछ ले। समूह का नेता, जिसकी एक आंख पर आई पैच लगा हुआ था, उससे पूछता है, तुम कौन हो? ट्यूरैन विनम्रता से जवाब देता है, मैं एक अकेला यात्री हूं, सबसे नजदीकी शहर की तलाश कर रहा हूं। वो आदमी उसे बताता है कि अगर वो उसी सड़क पर चलता रहे जिस तरफ से वे आए हैं तो वो म्यूरी नाम के शहर तक पहुंच जाएगा। ये सुनकर ट्यूरैन संतुष्ट दिखाई देता है। वो उनका धन्यवाद करता है और अपनी राह पर आगे बढ़ने के लिए मुड़ जाता है। वो उनकी गाड़ी के पास से गुजरते हुए आगे निकलने ही वाला था, लेकिन तभी एक आवाज उसे रोक देती है। उन आदमियों में से एक उसके रास्ते में आकर खड़ा हो जाता है। उसके चेहरे पर धमकी भरी मुस्कान थी। वो पूछता है, क्या सच में तुम्हें लगता है कि जानकारी लेने के बाद तुम इतनी आसानी से चले जाओगे? ट्यूरैन के चेहरे पर एक पल के लिए उलझन दिखाई देती है। उसकी नजरें ठंडी हो जाती हैं। वो पूछता है, और मुझे क्या करना चाहिए? वो आदमी टेढ़े तर्क के साथ जवाब देता है, अगर तुम्हें कुछ मिलता है तो बदले में कुछ देना पड़ता है। अगले ही पल उनका मुखौटा उतर जाता है। आदमी अपनी तलवारें निकाल लेते हैं और उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। वे उससे उसका भारी बैकपैक सौंपने की मांग करते हैं। पीछे से एक आदमी दुष्ट हंसी हंसते हुए उनकी बात की पुष्टि करता है। नेता घमंड भरी मुस्कान के साथ कहता है कि यह उसकी मूर्खता है। वो ट्यूरॉक को याद दिलाता है, हम वेस्ट लैंड में हैं। यहां अगर कोई मर भी जाए तो कोई सवाल नहीं पूछेगा। एक ठंडी तलवार उसकी गर्दन से आ लगती है। वे उसे सलाह देते हैं, अपना बैग और क्लोक उतार दो, इससे हमें तुम्हें मारने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ट्यूरॉक उन्हें स्थिर नजरों से देखता है। अब उसे सब साफ दिखाई दे रहा था। ये साधारण चोर नहीं थे,
ये बैंडिट्स थे, ऐसे लोग जो बिना किसी हिचकिचाहट के हत्या कर सकते थे। उसी क्षण केलन के साथ बिताया गया एक पाठ उसके दिमाग में कौंध जाता है। कैबिन की शांति, मैजिक के सिद्धांतों पर हुई उनकी चर्चा, वो प्रदर्शन और वो पल जब उसने कॉजालिटी को समझा था, जब उसने सीखा था कि तर्क संगत आधारों से शक्ति कैसे पैदा की जाती है। वो याद उसे उसकी नई शक्ति की याद दिलाती है, एक ऐसी शक्ति जिसे उसने अभी तक असली युद्ध में परखा नहीं था। अब उसके पास वो शक्ति थी और शायद उसे आज पहली बार उसे वास्तविक लड़ाई में आजमाने का मौका मिलने वाला था। वर्तमान में लौटते हुए ट्यूरॉक के चेहरे का भाव पूरी तरह बदल जाता है। उसके होंठों पर एक ठंडी आत्मविश्वास से भरी मुस्कान फैल जाती है। वो बैंडिट्स की ओर देखता है और शांत स्वर में कहता है, लगता है मुझे तुम लोगों को प्रैक्टिस के लिए इस्तेमाल करना पड़ेगा। बैंडिट्स उसकी बात सुनकर हंस पड़ते हैं। वे उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन ट्यूरॉक कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। वो पूरी शांति से स्थिति का आकलन करता रहता है। उनमें से एक आदमी तिरस्कार से हंसता है। वो अपने नेता से कहता है, लगता है इसका दिमाग खराब हो गया है, ऐसी बातें कर रहा है जैसे कोई मेज हो। बिना एक शब्द और बोले ट्यूरॉक अपनी माना को प्रवाहित करना शुरू कर देता है। हरी ऊर्जा उसकी हथेली के चारों ओर घूमने लगती है। सिर्फ एक साधारण से इशारे के साथ वो एक शक्तिशाली हवा का झोंका छोड़ता है। तेज हवा रेत को आसमान में उड़ा देती है और बैंडिट्स का संतुलन बिगाड़ देती है। वे खड़े रहने के लिए संघर्ष करने लगते हैं। उधर ट्यूरॉक अपनी टेक्निक के बारे में सोच रहा था। उसे एहसास होता है कि पहले से मौजूद हवा को आकार देना शून्य से नई हवा बनाने की तुलना में कहीं अधिक प्रभावी है। इसमें माना भी बहुत कम खर्च होती है। बैंडिट्स जमीन पर इधर उधर बिखरे पड़े थे। वे चकराए हुए और स्तब्ध थे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई इतना शक्तिशाली हो सकता है। लेकिन ट्यूरॉक अभी रुका नहीं था। वो अपनी जेब से पानी की एक छोटी शीशी निकालता है और अपना अगला स्पेल तैयार करता है। शीशी के भीतर का पानी ऊपर उठता है और अगले ही पल हवा में जम जाता है। वो एक नुकीले बर्फीले भाले यानी आइसिकल का रूप ले लेता है। जल्द ही उसके आसपास बर्फ के कई नुकीले टुकड़े तैरने लगते हैं। हर एक हमला करने के लिए तैयार था। ट्यूरॉक अपना हाथ दुश्मनों की ओर बढ़ाता है। एक बैंडिट देखकर भैंसे जम जाता है। उसे बहुत देर से एहसास होता है कि वे कितने बड़े खतरे में हैं। बिना किसी झिझक के ट्यूरॉक उन बर्फीले प्रोजेक्टाइल्स को छोड़ देता है। वे घातक गति से बैंडिट्स की ओर उड़ पड़ते हैं। स्पेल के प्रभाव को देखते हुए टूरान मन ही मन उसका विश्लेषण करता है। वो नोट करता है कि अगर आसपास पानी का कोई बड़ा स्रोत होता तो ये स्पेल और भी अधिक उपयोगी साबित होता। फिर वो निष्कर्ष निकालता है कि इन बर्फीले टुकड़ों को पत्थरों की तरह फेंकना अधिक तेज और अधिक शक्तिशाली है। इस भयावह शक्ति प्रदर्शन को देखकर बैंडिट्स का नेता घुटनों के बल गिर पड़ता है। वो दया की भीख मांगने लगता है। आखिरकार उसे समझ आ गया था, इस बार उनका सामना किसी साधारण यात्री से नहीं हुआ था। उन्होंने एक असली मेज को लूटने की कोशिश कर दी थी। बाकी बचे बैंडिट्स भी घुटनों के बल गिर पड़ते हैं। वे अपनी जान की भीख मांगने लगते हैं। वे वादा करते हैं कि उनके पास जो कुछ भी है सब दे देंगे। तुरन उन्हें ठंडी मुस्कान के साथ देखता है। फिर वो बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़ता है, उनकी दया की गुहार को पूरी तरह अनदेखा करते हुए। अचानक वो अपना पैर जोर से जमीन पर पटकता है। अगले ही पल धरती फट पड़ती है। विशाल पथरीले स्तंभ जमीन से बाहर निकल आते हैं और उन बैंडिट्स को भेद देते हैं जो पीछे से उस पर हमला करने की कोशिश कर रहे थे। अब केवल उनका नेता ही जीवित बचा था। वो भय से जमे हुए खड़ा रहता है। उसकी आंखों में अविश्वास साफ दिखाई दे रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अभी अभी क्या हुआ है। चारों ओर अफरा तफरी और विनाश फैला हुआ था। तोरन उन सब के बीच शांत खड़ा था। उसके आसपास लाशें पथरीले स्तंभों में आर पार फंसी हुई थीं। नेता कांपती आवाज में पूछता है, क्या वे सब मर गए हैं? तोरन बिना किसी भाव के उसकी ओर बढ़ता है। फिर शांत स्वर में कहता है, मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। डर से कांपता हुआ आदमी तुरंत सर हिला देता है। मैं जवाब दूंगा, जो पूछना है पूछो। तुरंत पूछता है, तुम लोगों ने बिना किसी सही योजना के हमला क्यों किया? तुम जानते थे कि कोई अकेला यात्री एक शक्तिशाली मेज भी हो सकता है। नेता का जवाब सुनकर तुरंत कुछ पल के लिए स्तब्ध रह जाता है। कारण सिर्फ इतना था कि उसने सिर झुकाकर उनका अभिवादन किया था। चूंकि तुरान ने उनकी बदतमीजी के बावजूद विनम्रता और सम्मान के साथ उन्हें नमस्कार किया था, उन्होंने मान लिया कि वो एक साधारण और कमजोर इंसान है, एक आसान शिकार। तुरान गंभीर चेहरे के साथ इस बात पर विचार करता है। फिर वो उस आदमी का धन्यवाद करता है। वो स्वीकार करता है कि उसने अभी एक महत्वपूर्ण बात सीखी है। ये सुनकर बैंडिट के मन में उम्मीद जाग जाती है। वो घबराकर पूछता है, तो क्या इसका मतलब है कि आप मुझे छोड़ देंगे? तुरान कोई जवाब नहीं देता, एक भी शब्द नहीं। बैंडिट डरते हुए ऊपर देखता है।
उसके सिर के ठीक ऊपर हवा में पानी की एक अकेली बूंद प्रकट हो जाती है। वो छोटी सी बूंद उसकी निश्चित मौत का मौन संकेत थी। इस नरसंहार के बीच तुरान को अपने गुरु केओरेन की बातें याद आती हैं। केओरेन ने उसे चेतावनी दी थी कि उसकी यात्रा में उसे हर तरह के लोग मिलेंगे, और एक बात ऐसी है जिसे उसे कभी नहीं भूलना चाहिए। यादों का सिलसिला आगे बढ़ता है। केओरेन ने उसे दृढ़ता से सलाह दी थी कि बैंडिट्स जैसे लोगों पर कभी दया मत करना। ऐसे लोग जो निर्दोषों का खून बहाने में एक पल की भी हिचकिचाहट नहीं दिखाते। ऐसे लोग जो अपने फायदे के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाने से कभी नहीं रुकते। आखिरी बैंडिट की लाश के पास खड़े होकर तुरन आखिरकार उस कठोर चेतावनी का असली मतलब समझ जाता है। अब उसे एहसास होता है कि गलत जगह दिखाई गई दया एक दिन 10 निर्दोष लोगों की जान की कीमत बन सकती है। ये सोचकर वो अपने किए को सही ठहराता है। उसने जो सबक सीखा था उसे पूरी तरह स्वीकार कर लिया था। अब तुरंत फैसला करता है कि वो पहले ही बहुत समय बर्बाद कर चुका है। आगे बढ़ने का समय आ गया था। वो रेत पर बने उन गाड़ी के निशानों का पीछा करना शुरू कर देता है जिन्हें बैंडिट्स पीछे छोड़ गए थे। वो अकेला रेगिस्तान में चलता रहता है उन निशानों का पीछा करते हुए, लेकिन चलते चलते एक ऐसा विचार उसके मन में आता है जिससे वो बच नहीं पाता। मैंने लोगों को मार दिया है। अपने कर्मों की कठोर सच्चाई आखिरकार उसके सामने पूरी तरह स्पष्ट हो जाती है। अपराध बोध की एक चुभन उसके सीने में उठती है, लेकिन वो तुरंत उसे दबा देता है। एक बार फिर उसे कियान की चेतावनी याद आती है। जो लोग अपने फायदे के लिए बिना झिझक लूटते और हत्या करते हैं, वे भविष्य में भी बार बार निर्दोष लोगों पर हमला करेंगे। अपने गुरु की सीख को याद करते हुए तुरन के दिल का उथल पुथल धीरे धीरे शांत होने लगता है। उसका संकल्प पहले से और मजबूत हो जाता है। वो रास्ते पर आगे बढ़ता रहता है। आखिरकार वो रेगिस्तान को पीछे छोड़ देता है और एक बिल्कुल नई दुनिया में पहुंच जाता है। एक ऐसी दुनिया जो हरी भरी, जीवंत और जीवन से भरपूर थी। अपनी जिंदगी में पहली बार तुरंत किसी शहर को देखता है। उसकी आंखें आश्चर्य और विस्मय से भर जाती हैं। दूर उसे एक विशाल किला दिखाई देता है। उसके चारों ओर अनगिनत इमारतें फैली हुई थीं। वो मैरूम नाम के छोटे शहर तक पहुंच चुका था। जैसे ही वो शहर के भीतर कदम रखता है, लंबे समय बाद वो खुद को लोगों से घिरा हुआ पाता है। चारों तरफ शोर था, लगातार आवाजाही थी। ये सब उसके लिए इतना नया था कि वो थोड़ा अभिभूत हो जाता है। वो आश्चर्य से भीड़ को देखता रहता है। एक ही जगह पर इतने सारे लोगों को उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसके लिए ये दृश्य अविश्वसनीय था। शहर की वास्तुकला भी उसका ध्यान खींच लेती है। ऊंची ऊंची पत्थर की इमारतें बेहद प्रभावशाली थीं। वे उन साधारण घरों से बिल्कुल अलग थीं जिनके बीच वो अपने गांव में बड़ा हुआ था। बाजार की गलियों में चलते हुए तुरान को सचमुच ऐसा महसूस होता है जैसे वो किसी बिल्कुल अलग दुनिया में आ गया हो। चारों ओर फैली हलचल, लोगों की भीड़ और अनजान माहौल उसे लगातार यही एहसास करा रहे थे। रास्ते में वो एक फल की दुकान के पास रुकता है। उसका इरादा केवल दिशा पूछने का था। दुकानदार उसे देखते ही मुस्कुराकर स्वागत करता है। वो मान लेता है कि तुरान कोई ग्राहक है, लेकिन तुरान तुरंत स्पष्ट कर देता है, मैं कुछ खरीदने नहीं आया हूं, मुझे सिर्फ एक सवाल पूछना है। उसी समय उसे कियान की एक और सलाह याद आती है। कियान ने कहा था कि जब भी किसी शहर में ठहरने की जरूरत पड़े, सबसे पहले किसी इन की तलाश करनी चाहिए। जैसे ही दुकानदार को पता चलता है कि तुरान कुछ खरीदने वाला नहीं है, उसके चेहरे का भाव तुरंत बदल जाता है। उसकी मुस्कान गायब हो जाती है। वो चिढ़कर तुरान से कहता है, अगर कुछ खरीदना नहीं है तो यहां से चले जाओ। तुरान वहीं खड़ा रह जाता है। वो उस आदमी की बदतमीजी से हैरान था। उसके मन में सवाल उठता है कि क्या शहरों में कोई ऐसा अनकहा नियम होता है जिसके अनुसार सवाल पूछने से पहले कुछ खरीदना जरूरी होता है। बिना किसी परेशानी में पड़े वो माहौल के अनुसार चलने का फैसला करता है। वो कुछ सेबों की कीमत पूछता है। दुकानदार जवाब देता है, 2 डुपिट। जब तुरान भुगतान करने के लिए एक सिक्का निकालता है तो दुकानदार तुरंत समझ जाता है कि वो बाहरी व्यक्ति है। वो समझाता है कि ड्यूपिट इस इलाके की स्थानीय मुद्रा है। हालांकि वो ये भी कहता है कि अगर वो किसी दूसरी मुद्रा में भुगतान करे तब भी कोई समस्या नहीं होगी। अब तुरान को यहाँ का तरीका समझ आ चुका था। वो सेब खरीद लेता है, फिर इनके बारे में पूछता है। इस बार दुकानदार का व्यवहार पूरी तरह बदल जाता है। वो विनम्रता से उसे रास्ता बताता है। निर्देशों का पालन करते हुए तुरान एक बड़ी इमारत के सामने पहुंचता है। उस स्थान का नाम था PBN इन। फल विक्रेता ने दावा किया था कि यह पूरे शहर का सबसे बड़ा इन है। अंदर प्रवेश करते ही उसका स्वागत एक मुस्कुराती हुई सुनहरे बालों वाली कर्मचारी करती है। उसका नाम लीना था। वो गर्मजोशी से उसका स्वागत करती है और विनम्रता से कहती है कि वो एक सम्मानित अतिथि जैसा दिखाई देता है। लेकिन तुरान इन औपचारिक बातों से प्रभावित नहीं होता। वो सीधे मुद्दे पर आता है। एक रात ठहरने का कितना किराया है?
लीना तुरंत जवाब देती है 16 ड्यूपेट। तुरान बिना किसी हिचकिचाहट के कीमत स्वीकार कर लेता है। भुगतान करने के बाद वो कहता है, मेरा एक और सवाल है। लीना थोड़ी हैरान हो जाती है क्योंकि टुरान उससे पूछता है, क्या इस शहर के आसपास किसी मॉन्स्टर पर बाउंटी घोषित है? टुरान को मॉन्स्टर्स का शिकार करना था। एक तरफ वो उनकी माना को एब्जॉर्ब कर सकता था और दूसरी तरफ उसी काम से पैसे भी कमा सकता था, ठीक वैसे ही जैसा कियान ने उसे बताया था। लीना अचानक चुप हो जाती है। उसकी नजर टुरान की सिक्कों वाली थैली पर जाती है। फिर उसके चेहरे पर एक चालाक मुस्कान उभर आती है। टुरान अधीर होने लगता है। उसे समझ नहीं आता कि वो उसके सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रही। लीना उसे याद दिलाती है, इस दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता। इसके बाद वो उसे इन के एक हिस्से की ओर ले जाती है। वहां कई नोटिस बोर्ड्स लगे हुए थे। चलते चलते वो उसे बाउंटी सिस्टम के बारे में समझाने लगती है। बातों के दौरान वो टाउन हॉल का जिक्र करती है। ये शब्द तुरान ने पहले कभी नहीं सुना था। एक मेज पर बैठते हुए तुरान सीधा पूछता है, टाउन हॉल क्या होता है? उसका सवाल साफ बता देता है कि उसे बाहरी दुनिया के बारे में लगभग कुछ नहीं पता। लीना हंस पड़ती है। वो मजाक करते हुए कहती है, तुम तो सचमुच गांव से आए हुए लगते हो। फिर भी वो उसे समझाती है, टाउन हॉल वो जगह होती है जहां शहर के सार्वजनिक मामलों को संभाला जाता है। वहीं शहर के शासकों और अधिकारियों का कामकाज भी चलता है। वो आगे बताती है कि इस समय तक टाउन हॉल शायद बंद हो चुका होगा। अगर उसे मॉन्स्टर बाउंड्रीज की जानकारी चाहिए तो उसे कल वहां जाना पड़ेगा। थोड़ी उत्सुकता के साथ लीना उससे पूछती है, क्या तुम भी मॉन्स्टर हंटर हो? तुरान उलझन में पड़ जाता है। वो पूछता है, मॉन्स्टर हंटर क्या होता है? लीना उसे लोगों के बीच प्रचलित एक आम धारणा बताती है। कहा जाता है कि अगर कोई साधारण इंसान मॉन्स्टर्स का शिकार करे तो वो मेज बन सकता है। वो मान लेती है कि शायद तुरान का लक्ष्य भी यही होगा। वो उन लोगों का मजाक उड़ाने ही वाली थी जो ऐसी बातों पर विश्वास करते हैं। लेकिन तभी तुरान पूछ बैठता है, तुम अंधविश्वास से क्या मतलब निकाल रही हो? उसी क्षण एक लंबा चौड़ा सुनहरे बालों वाला आदमी उनकी बातचीत में शामिल हो जाता है। वो अपना परिचय देता है, मेरा नाम मदन है, मैं एक मॉन्स्टर हंटर हूँ। फिर वो बड़े आत्मविश्वास से कहता है, ये कोई अंधविश्वास नहीं है, ये सच है कि मॉन्स्टर्स को मारकर मेज बना जा सकता है, क्योंकि मैंने ये अपनी आंखों से देखा है। लीना उसे देखकर हैरान रह जाती है। वो तुरंत बोल उठती है, मदन तुम जिंदा हो? मदन घमंड भरे अंदाज में जवाब देता है, जब तक मैं मेज नहीं बन जाता तब तक मरने वाला नहीं हूं। उसका व्यवहार बेहद बेफिक्र और जरूरत से ज्यादा अपनापन दिखाने वाला था। बात करते करते वो टुरॉन के सिर पर ऐसे हाथ फेरता है जैसे वो कोई बच्चा हो, लेकिन टुरॉन का ध्यान किसी और चीज पर था। मदन की बातों ने उसकी दिलचस्पी जगा दी थी। वो तुरंत पूछता है, मॉन्स्टर्स का शिकार करके मेज बनने वाली बात के बारे में और बताओ। उसकी आंखों में स्पष्ट जिज्ञासा थी। वो इस विषय के बारे में हर संभव जानकारी जानना चाहता था। लेना उस धारणा के पीछे की सोच को स्पष्ट करने के लिए बीच में बोल पड़ती है। वो कहती है, अगर मेज मॉन्स्टर्स का शिकार करके और ताकतवर बनते हैं तो लोगों का मानना है कि एक साधारण इंसान भी वही काम करके मेज बन सकता है। मदन तुरंत उसकी बात की पुष्टि करता है। वो बताता है कि वो और उसकी पूरी टीम ठीक इसी वजह से मॉन्स्टर्स का शिकार कर रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि किसी दिन उनके भीतर भी मैजिक जाग उठेगी। उसके साथ ही उत्साह से उसकी बात का समर्थन करते हैं। सबके चेहरे पर उम्मीद साफ दिखाई दे रही थी। तुरंत उनसे पूछता है, तो क्या तुम में से कोई अब तक सफल हुआ है? मदन जोर से हंस पड़ता है, फिर ईमानदारी से जवाब देता है, नहीं। वो आगे बताता है कि पूरे शहर में केवल 4 मेजेस हैं, एक सिटी लॉर्ड और 3 लोग जो उसकी सेवा में काम करते हैं। इसके बाद मदन तुरंत के साधारण से सामान को गौर से देखने लगता है। उसके चेहरे पर संदेह दिखाई देता है। वो कहता है, तुम्हारा इक्विपमेंट तो मॉन्स्टर हंटर जैसा बिल्कुल नहीं लगता। फिर वो पूछता है, क्या तुम्हारे पास कोई हथियार भी है? तुरंत शांत स्वर में जवाब देता है, हाँ, और अपना स्लिंग निकाल कर दिखाता है। मदन उसे देखते ही पहचान जाता है। उसकी नजर तुरंत स्लिंग की घिसी हुई हालत पर जाती है। उसे समझ आ जाता है कि तुरंत ने इसे बहुत लंबे समय तक इस्तेमाल किया है। तुरंत समझाता है, ये अंडे के आकार वाले प्रोजेक्टाइल्स को तेजी से फेंकने के लिए बहुत अच्छा है। ये सुनकर मदन प्रभावित हो जाता है। वो कहता है, अगर तुम्हारी स्किल सच में इतनी अच्छी है तो तुम आसानी से छोटे मॉन्स्टर्स का शिकार कर सकते हो। अचानक उसे एक मौका दिखाई देता है। वो बताता है कि उनकी टीम अभी एक और रेंज्ड अटैकर की तलाश कर रही थी। फिर वो तुरंत को अपनी टीम में शामिल होने का प्रस्ताव देता है। तुरंत विनम्रता से मुस्कुराता है, लेकिन प्रस्ताव ठुकरा देता है। बाद में अपने कमरे में अकेले बैठे हुए वो इस बारे में सोचता है। उसके मन के अंदर एक जंग चल रही होती है। वो सोचता है कि मेज के ग्रुप में शामिल होकर वो मॉन्स्टर्स के शिकार के बारे में और जान सकता है, लेकिन वो अपना स्लिंग छोड़कर ताकतवर हथियार लेने के लिए तैयार नहीं था। पास उसकी टीम में शामिल होने की कोई वजह नहीं थी। उसका लक्ष्य कुछ और था। वो बिस्तर पर लेट जाता है और पूरे दिन हुई घटनाओं के बारे में सोचने लगता है। उसकी जिंदगी में बदलाव बहुत अचानक आया था, इतना अचानक कि अभी तक उसे सब कुछ वास्तविक नहीं लग रहा था।
उसकी नजर अपने बैकपैक पर जाती है। उसे अब भी पूरी तरह विश्वास नहीं हो रहा था कि वो सचमुच अपना गांव छोड़ चुका है, वो जगह जहां उसने पूरी जिंदगी बिताई थी, वो लोग जिनके बीच वो बड़ा हुआ था। सब कुछ अब पीछे छूट चुका था। वो सोचने लगता है कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है। उसी दौरान उसकी हथेली के आसपास माना स्पष्ट रूप से बहती हुई दिखाई देती है। वो उसकी शक्ति की लगातार याद दिला रही थी और उस भाग्य की भी जिसकी ओर उसका जीवन बढ़ रहा था। तभी अचानक दरवाजे पर बहुत हल्की दस्तक सुनाई देती है। टक टक। तुरान तुरंत उठकर बैठ जाता है। उसकी सतर्कता पल भर में लौट आती है। वो दरवाजे की ओर देखते हुए पूछता है, कौन है? लेकिन बाहर से कोई जवाब नहीं आता। उसी पल तुरान को कयोन की सिखाई हुई एक और बेहद महत्वपूर्ण बात याद आती है, वो चेतावनी जो उसने खास तौर पर इंस के बारे में दी थी। कयोन ने उससे कहा था कि कभी भी किसी भी इन में अपनी सतर्कता कम मत करना। सिर्फ इसलिए कि तुम किसी शहर में हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम सुरक्षित हो। उसके गुरु की आखिरी चेतावनी उसके दिमाग में साफ गूंज उठती है, अपनी गार्ड कभी नीचे मत करना। ये याद आते ही तुरान सबसे बुरे हालात के लिए खुद को तैयार कर लेता है। जैसे ही दरवाजा धीरे धीरे खुलना शुरू होता है, उसकी हथेली में माना का एक गोला बन जाता है, जरूरत पड़ते ही हमला करने के लिए तैयार। वो सावधानी से दरवाजे की संकरी दरार से बाहर झांकता है, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर आश्चर्य उभर आता है। उसकी उम्मीद के बिल्कुल विपरीत बाहर लीना खड़ी थी। वो शरारती मुस्कान के साथ कमरे के अंदर कदम रखती है, फिर हल्के अंदाज में पूछती है, क्या तुम सो रहे थे? इसके बाद वो मुस्कुराते हुए कहती है, मुझे लगा कमरा थोड़ा ठंडा होगा, इसलिए मैं तुम्हें गर्म रखने आ गई। तुरान उसे घूर कर देखता रह जाता है। उसके चेहरे पर पूरी उलझन साफ दिखाई दे रही थी। उसे समझ ही नहीं आता कि लीना आखिर कहना क्या चाह रही है। लीना अपने कॉलर पर बंधी रिबन को धीरे से ढीला करती है। उसकी आंखों में एक अर्थपूर्ण शरारती सा भाव था। तुरान और भी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो सीधा पूछता है, तुम्हारा मतलब क्या है?